और साथ साथ यही सेम क्लास आपकी यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, वो भी आप देख लेना। बट मैं लाइव क्यों दे रहा हूं आप लोगों को, इन केस के डाउट आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और लाइव पढ़ने का मजा अलग होता है, ये बात तो आप जानते हो। और एक मेरी रिक्वेस्ट है, जब तक मैं पढ़ाऊं, जब तक मैं पढ़ाऊं तब तक डटे रहना मेरे साथ, ठीक है। ऑनलाइन में सबसे खराब बात क्या मुझे फील होती है, क्या कि आपके पास ऑप्शन होता है कभी भी ऑफलाइन होने का। जैसे व्हाट्सएप मैसेज आ गया, रिप्लाई कर दिया, मम्मी ने बुला लिया, या कोई एक्सवाइजेड वर्क आ गया, ठीक है, ऑप्शन होता है। तो अगर बहुत बड़ा कोई रीजन नहीं है ना ऑफलाइन होने का या क्लास छोड़ने का, कि भाई चलो लीव कर रहे हैं, अभी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, ऐसा ही होता है, बच्चे आते जाते रहते हैं, ठीक है। बहुत ही बड़ी रीजन है तो ही जाना, अदरवाइज छोटे मोटे रीजन की वजह से बिल्कुल मत जाना यार, ठीक है। पढ़ लो यार, मैं भी बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, आप भी बहुत मेहनत से पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो, ये मेरी बात समझ गए आप लोग। माइनस साइन होगा, माइनस साइन ऑब्वियसली बात है इधर भी होगा, माइनस साइन ऑब्वियसली बात है इधर भी होगा, माइनस साइन तो हर जगह होगा ना फिर, और माइनस साइन इधर भी होगा, समझ रहे हो। माइनस साइन हर जगह होगा, यानी आप कह सकते हो कि माइनस जो है ना वो माइनस साइन के साथ होगा। अब मैं आपको बहुत खास बात बताता हूँ, तो जो जेएनयू ने, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने, जेएनयू ने कई कई बार पूछी है ये बात, कई कई बार पूछी है। देखो ध्यान रखना, मैं आपको समझा देता हूँ। वो लोग हमेशा जब जनरली पूछते हैं कि जैसे उन्होंने आपको यूटिलिटी फंक्शन दिया, ठीक है, यूटिलिटी फंक्शन दिया, और वो कंफर्म है, मान लो कोई ऐसा कंफर्म है कि वो अ, ऐसा है कि जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब सॉल्व हो सकता है, और पढ़े लिखे बच्चे तो आपको पता है कि हाँ यार सॉल्व हो सकता है वो। फिर वो कहते हैं फिर सॉल्व फॉर एमआरएफ, सॉल्व फॉर एमआरएफ। फिर वो आपको ऑप्शन देते हैं ए बी सी डी करके, ठीक है। डी तो हमेशा नन ऑफ दीज होता है, नो डाउट। एबीसी में वो कुछ ऐसा पूछ लेते हैं जो 90% बच्चे गलत कर जाते हैं। उन्होंने क्वेश्चन पूछा, एक बार उन्होंने क्वेश्चन में एमआरएफ को प्लस के साइन के साथ दे दिया, प्लस साइन के साथ, एक बार माइनस साइन के साथ दे दिया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज दे दिया, सी ऑप्शन कुछ उन्होंने मिक्स करके कुछ और पूछ लिया। मैं आपको बता देता हूं कि जो एमआरएफ होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी इन फॉर्म ऑफ मॉड। वो एमआरएफ होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और वो गाइस किस में होता है, मॉड में होता है, ठीक है। किस में होता है मेरा बच्चा, मॉड में होता है। अब आप बोलो सर व्हाट अबाउट दिस माइनस साइन, तो गाइस दिस माइनस साइन ओनली शोज डायरेक्शन, ओनली शोज डायरेक्शन। एनी 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 डायरेक्शन बताता है कि ठीक है, ये डायरेक्शन बताता है कि भाई ठीक है, अगर माइनस साइन है इट मींस व्हाट, आवर कर्व इज बेसिकली डाउनवर्ड स्लोपिंग। ध्यान रखना, एंट्रेंस क्रैक करने के लिए जितना आपको टफ आना चाहिए, बच्चे कहते हैं ना सर टफ चीज आनी चाहिए, टफ चीज आनी चाहिए, जितना आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, टफ टॉपिक की तरफ जा रहे हो, उतनी ही डेप्थ की तरफ भी जाना है। क्योंकि जो बंदा जितना डेप्थ पे जाता है ना, गहराई पे, वो उतनी ही जंप पर जाता है, उतनी हाई पर जाता है। ध्यान रखना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे एडवांस नॉलेज कैसे है, क्योंकि मैंने बेसिक्स पढ़ा था, बेसिक्स बहुत पढ़ लिया, और जब मैंने एडवांस टॉपिक्स को पढ़ा ना तो मुझे बहुत खास प्रॉब्लम नहीं आई, वो पढ़ते समझ में आ गया, क्योंकि मेरा बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग था। एडवांस के लिए बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात मेरी समझ में आ गया कि डाउनवर्ड स्लोपिंग, आपको कोई पूछे कि भाई डाउनवर्ड स्लोपिंग कैसे होता है, तो आप बता दोगे कि भाई डाउन स्लोपिंग होने का रीजन होता है क्योंकि यहाँ पे सेक्रीफाइस गेन वर्ड होता है, ठीक है। मैं रफ कर दूंगा इसको, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग बच्चा। अच्छा, किसी के कोई भी पॉइंट लिखना रह जाए, पहली बात तो लिखो, सब कुछ तेजी से लिखा करो। रह जाए तो डोंट वरी, आज इवनिंग में मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, परसों नहीं भेजे थे, आज इवनिंग में फर्स्ट 2 क्लासेस के नोट्स में शेयर कर दूंगा आप लोगों से पोर्टल पर, ठीक है। चलेगा, दिस इज द बेसिकली गुड कम्युनिटी वाला कंसेप्ट। थोड़ा सा और लिखते हैं इसके लिए, गुड कम्युनिटी के लिए। ये गुड कम्युनिटी में ना एक चीज होती है, मान लो कम्युनिटीज है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सोल्यूशन होता है ना, सोल्यूशन वो इंटीरियर होता है, इंटीरियर। अब आप कहते हो सर इंटीरियर सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। अब मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कहीं पर भी हो सकता हूँ, कहीं पर भी हो सकता हूँ, तो मैं यहां पर भी हो सकता हूँ, मैं यहां पर भी हो सकता हूँ, मैं यहां पर भी हो सकता हूँ, मैं यहां पर भी, यहां पर भी, मतलब मैं बाउंड्री पे भी हो सकता हूँ। बाउंड्री पे होने का मतलब क्या होता है कि भाई एक एक्स जो है जीरो है, इधर एक्स जीरो और वाई जीरो, कोई ना कोई एक चीज क्या है बेटा, जीरो है, ठीक है। बाउंड्री होने का मतलब ये होता है। सोचो, मैं इधर भी हूं, मैं इधर भी हूं, मैं इधर भी हूं, कहीं भी हो सकता हूं, मैं कहीं भी हो सकता हूं।
इधर जीरो इधर जीरो, मैं कहीं पर भी हो सकता हूँ। तो अगर मैं बीच में हूं, अगर मैं अदर देन बाउंड्री हूं, तो उसे कहते हैं इंटीरियर सोल्यूशन, राइट। अगर मैं इन पर हूं बाउंड्री पर, इसे कहते हैं कॉर्नर सोल्यूशन, ठीक है, उसे कहते हैं कॉर्नर सोल्यूशन। ध्यान रखना, जब गुड कम्युनिटीज होती है तो सोल्यूशन आपका दोनों हो सकता है, इंटीरियर भी हो सकता है एंड आपको कॉर्नर भी हो सकता है, लेकिन कॉर्नर वाली चीज गाइस एक एक्सेप्शनल रहेगा, ठीक है। जो कॉर्नर सोल्यूशन रहेगा वो एक्सेप्शन रहेगा, मतलब उसके बारे में कुछ अलग डिस्कशन है, ठीक है, उसके बारे में कुछ अलग डिस्कशन है, राइट। इसी बात समझ में आ गई मेरी आप लोगों को। अच्छा, इंटीरियर सोल्यूशन का मतलब ये हो जाता है, ये एक्स भी स्टिकली पॉजिटिव, वाई भी स्टिकली पॉजिटिव, ठीक है। और कॉर्नर का मतलब हो जाता है या तो एक्स जीरो वाई पॉजिटिव या एक्स पॉजिटिव और वाई भी। क्लियर, मेरी यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से। चलो जी, यहां तक गए तो हमने डिस्कशन क्या है गुड कम्युनिटीज का। अब हम डिस्कशन करेंगे बैड कम्युनिटीज का, ठीक है, बैड कम्युनिटीज। ध्यान रखना, बैड कम्युनिटीज, या एक चीज और रहेगी गाइस, गाइस एक मिनट और, गुड कम्युनिटीज में एक दो बातें और रह गई हैं बताने के लिए, एक दो बातें और रह गई, क्या क्या, और सुन लो गाइस। हमने अपनी लाइफ में या इकोनॉमिक्स की लाइफ में जो प्रेफरेंसेस पढ़े हैं वो दो टाइप के पढ़े हैं, मतलब अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने दो टाइप के पढ़े हैं। आप अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स फील्ड से हो तो आपने भी दो टाइप के पढ़े होंगे, और आप अगर नॉन इकोनॉमिक्स ऑनर्स फील्ड से हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं नॉन इकोनॉमिक्स ऑनर्स फील्ड से, तो अगर उनको मौका मिला होगा तो उन्होंने भी दो टाइप के पढ़े होंगे। मैं आपको बता देता हूँ, एक होते हैं कॉन्वेक्स प्रेफरेंसेस, क्या होते हैं कॉन्वेक्स प्रेफरेंसेस, एक होते हैं कॉनकेव प्रेफरेंसेस। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक होते हैं कॉन्वेक्स प्रेफरेंसेस, एक होते हैं कॉनकेव प्रेफरेंसेस, ठीक है। इकोनॉमिक्स की भाषा में, इकोनॉमिक्स की भाषा में जितनी भी गुड कम्युनिटीज होती हैं, जितनी भी गुड कम्युनिटीज होती हैं, अगर उनके जितने भी प्रेफरेंसेस होते हैं गाइस वो कॉन्वेक्स प्रेफरेंसेस होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बस सीखना है, बस ध्यान रखना, सिर्फ आपको सीखना है और कुछ नहीं करना है। क्या, जितने भी प्रेफरेंसेस होते हैं गुड कम्युनिटी में गए, क्या क्या होते हैं वो कॉन्वेक्स प्रेफरेंस होते हैं। और गैस उनका जो कर्व होता है, उनका जो कर्व होता है वो भी गैस कॉन्वेक्स नेचर का होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स नेचर का उनका कर्व होता है। अब मैं आपको बता देता हूं, कॉनकेव हो गया, एक नेचर होता है स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स कर्व, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स कर्व, एक होता है स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स कर्व। अब कुछ बच्चों को डाउट है सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स कर्व एंड स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स कर्व। मैं आपको बता देता हूं, जो कर्व हमारे कर्वेचर फॉर्म में होते हैं, कर्वेचर फॉर्म का मतलब वही आर्क फॉर्म में होते हैं, सर्कल का पार्ट होता है, जो भी कर्व हमारे, हर वो पार्ट, हर वो कर्व जो सर्कल का पार्ट है, और फिर बात है सर्कल का पार्ट तो होगा अगर वो कर्वेचर फॉर्म में, तो अगर उसके साथ हमेशा आप स्टिकली वर्ड लगाओगे, बोलना मत, बहुत कम को बता रहा हूं, स्टिकली वर्ड लगाओगे हमेशा उन कर्व के आगे जो एक सर्कल का पार्ट होंगे, और जो गाइस कॉन्वेक्स कर्व होंगे सिंपल, तो गाइस वो एक स्ट्रेट लाइन होंगे। सिंपल कॉन्वेक्स कर्व का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, राइट गाइस, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। सिंपल, सिंपल कर्व का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स कर्व का मतलब होता है स्ट्रिक्टली जहां भी आ जाए वहां पे मान लो कर्वेचर होता है, ठीक है। ये बात मुझे बतानी थी जो एक्स्ट्रा थी गुड कम्युनिटीज में। अब आते गाइस बात बैड कम्युनिटीज की, किसकी, बैड कम्युनिटीज। अच्छा गाइस एक चीज और, अगर हम में से, क्योंकि गाइस ये वीडियो मेरी नॉर्मली यूट्यूब पे भी जाती है, इधर भी हर कोई बच्चा देखता है तो बैकअप वगैरह में, गाइस ध्यान रखना, ध्यान रखना गाइस, अगर हम में से कोई स्टूडेंट नौ थोड़ी बहुत या तो उसके बेसिक वीक हो, मतलब बेसिक वीक है, ठीक है, या फिर नॉन इकोनॉमिक ऑनर्स बैकग्राउंड का है, या नॉन मैथमेटिक्स ऑनर्स, नॉन मैथ फील्ड का है, अगर किसी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरीके से, हमें बताओ जरूर, हम उस चीज को सॉर्ट आउट बिल्कुल करेंगे। अब कुछ मैं बताता हूँ ऑफलाइन क्लास में क्या है कि कुछ लोग हैं जो जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के नहीं है, वो बीए प्रोग्राम के हैं। पहली बात तो हिम्मत को दाते भाई, बीए प्रोग्राम का बच्चा भी एमए करता है और सिलेक्शन भी होता है, मेरे बहुत से बच्चों का बीए प्रोग्राम वालों का सिलेक्शन हुआ हुआ है, ठीक है, डीएससी में हुआ है, ठीक है। तो उनको क्या करते हैं हम लोग, उनको एक तो एमए में तो बुलाते बुलाते हैं, अगर ऑफलाइन ऑनलाइन उनके लिए पॉसिबल होता है लाइव लेना, हम उनको अपने अदर बैचेज में भी बुलाते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स के सेमेस्टर बैचेज में बुला लिया, कुछ काम के टॉपिक करवा ली, हम ऑप्शन खोल देते हैं। यानी जो स्टूडेंट एक बार हमसे जुड़ जाता है फिर उसकी सारी टेंशन हमारी हो जाती है, अब उसको बस हमें पढ़ाना है,
हम सिर्फ पढ़ाएंगे और पढ़ाने बताएंगे कहाँ हम कहाँ कैसे कैसे पढ़ा सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर मुझे बताना जरूर, ठीक है, हल्के में मत लेना। मैं इसलिए कह रहा हूँ जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है ना ISI मतलब लोगों का, आप क्या समझ रहे हो हलवा बात है, आसान बात है? नहीं गाइस, वो लोग टॉप क्लास लोग बनने वाले हैं। क्यों? ISI में सिलेक्ट होने का मतलब होता है कि एक तो 2 साल की जिंदगी बहुत अच्छी होगी उनकी, उनका रहना फ्री, उनका खाना फ्री, उनका एडमिशन फ्री, खाना रहना एडमिशन फ्री, सब कुछ फ्री, मतलब 8 से 10 हजार का स्टाइपेंड वो लोग देंगे, हो गया। फिर आफ्टर मास्टर उनकी अगर जॉब करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में 2-3 लाख रुपए से स्टार्ट होगी। एक फ्रेशर के लिए 2-2.5 लाख 3 लाख बहुत होता है, ठीक है। और अगर वो PhD करते हैं फिर तो बात ही अलग है, वहां से बहुत टॉप लेवल के लोग निकले हुए हैं, समझ रहे हो? अब लोग तो इतना हलवा नहीं है IIT में सिलेक्ट हुए वो लोगों का की मतलब लाइफ। आप ड्रीम देखो, आप IIT क्रैक करो, GSC क्रैक करो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यार अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे बैड कमोडिटीज, ठीक है, परेशान मत हो, मैं बता देता हूँ यहाँ पे बैड कमोडिटीज। जब देखो बैड कमोडिटी खास बात क्या होती है कि इसकी वजह से मतलब अगर आप इसकी कंजम्पशन बढ़ाते हो तो इसकी वजह से यार क्या होता है, एजेंट की यूटिलिटी कम होती है। अगर किसी भी एजेंट अगर आप किसी की भी कंजम्पशन बढ़ाते हो उस कम्युनिटी की बैठ के तो एजेंट की यूटिलिटी कम होती है। इसका मतलब इससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है वो नेगेटिव होती है। इससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव। क्लियर? वो कैसी होती है? नेगेटिव। अच्छा, दूसरी बात है बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर, मतलब जो आपने गुड कम्युनिटी के लिए पढ़ा था ना, अब वो इसके लिए पढ़ लो, इसका उल्टा। यहाँ पे MRS does not exist। अब इसे लिखते जाना, चीजें सिखाऊंगा। अब MRF एग्जिस्ट क्यों नहीं करता वो मैंने आपको ओरली बताया था, क्योंकि वी नेवर यूज द टर्म्स ऑफ सेक्रीफाइस और गेन। हम लोग कभी भी सेक्रीफाइस और गेन वर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम लोग कभी भी सेक्रीफाइस और गेन वर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, कभी नहीं कर सकते। यहाँ पर तीसरी चीज क्या है, यहाँ पे जो इनमें जो प्रेफरेंसेस होते हैं वो कॉनकेव प्रेफरेंस होते हैं। कभी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिस्कस अबाउट कॉनकेव प्रेफरेंसेस, तो वो ये उन प्रेफरेंसेस की बात कर रहा है जिनमें कमोडिटी बैड इन नेचर है। और बैड इन नेचर की खास बात क्या होती है, जो कमोडिटी का ये होता है उनका जो कर्व होता है गाइस वो भी गाइस कॉनकेव बनता है, कॉनकेव कर्व, और यू कैन से दैट स्टिकली कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव और स्टिकली कॉनकेव वही वाली बात है। स्टिकली का मतलब अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, और कॉनकेव का मतलब वहां पे लाइंस दिखेंगी आपको, लाइंस। जब मैं आपको सिंपल सिखाऊंगा पढ़ाऊंगा तब गैस आपको चीजें क्लियर होंगी। गैस कौन बैड कम्युनिटीज का ऑलवेज कॉर्नर सोल्यूशन होता है। क्या होता है मेरे बच्चा? ऑलवेज कॉर्नर सोल्यूशन। बैड कम्युनिटीज का हमेशा क्या होता है? कॉर्नर सोल्यूशन। अब आप बोलो सर क्यों, मैं आपको इसका क्यों का आंसर देता हूँ। देखो भाई, बैड कम्युनिटीज आप मान लो, चलो एग्जांपल कहता हूँ, मैं डॉक्टर के हिसाब से बात करता हूँ, समोसा और ब्रेड पकौड़ा, ठीक है, जैसे हम कैंटीन में होते हैं, हम बाहर कहीं होते हैं जहाँ पे ठीक ठाक फूड नहीं मिल पाता, तो समोसा और ब्रेड पकौड़ा वो भी रोड साइड वाला, ठीक है, रोड साइड वाला। अब अगर डॉक्टर के पॉइंट से समझें, अगर डॉक्टर के पॉइंट से समझें तो कहते दोनों ही कॉमोडिटी बहुत खतरनाक है हमारी हेल्थ के लिए, समोसा और ब्रेड पकौड़ा, क्योंकि वो एक तो रोड साइड है, ठीक है। रोड साइड भी ना होगा 5 स्टार होटल का भी हो तो तब भी अनहाइजेनिक तो डेफिनेटली होगा, ऑयली है, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपकी पॉइंट में दोनों बैड है, बैड कम्युनिटी है, लेकिन अगर आपको अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है और आपको अगर कंज्यूम करना है किसी चीज को कंज्यूम करना है, तो व्हाट यू बेसिकली चॉइस, आपकी चॉइस क्या रहने वाली होगी? You will always try to consume only one good. You never consume both of the commodity at a time. कभी ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों commodity, और ध्यान रखना मैं जब कहता हूं कभी ऐसा नहीं होगा, इसका मतलब आई एम कंप्लीटली टॉकिंग अबाउट द रैशनल कंज्यूमर। अब एक बच्चा बोल सकता है कि सर नहीं मैं तो करता हूँ ऐसा, नहीं सर मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो 2 समोसे लेता हूँ, 2 ब्रेड पकौड़े लेता हूँ, दोनों खाता हूँ बैठ के। भैया मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एक रैशनल कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ, जो एक बंदा रैशनल होता है। अच्छा, रैशनल से एक बात मुझे याद आई है, रैशनल का मतलब होता है समझदार। कोई बात नहीं, समझदार पर्सन होते हैं, रैशनल का मतलब होता है समझदार। अब हैदराबाद में गोखले और MSc ने ये चीज पूछी थी
इन इकोनॉमिक्स समझना, इन इकोनॉमिक्स रैशनल थ्योरम बेसिकली सजेस्टेड बाय, किसने सजेस्ट करी थी रैशनल थ्योरम या रैशनैलिटी कंडीशन? एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट लुकास। गाइस मैं बीच बीच में ऐसे करूंगा, आपको इकोनॉमिक्स के नाम बताता चलूंगा, ठीक है? इकोनॉमिक्स के नाम, उससे फायदा क्या होगा कि आप पढ़ते पढ़ते इकोनॉमिक्स की नॉलेज भी लेते जाओगे। ध्यान रखना, हैदराबाद, गोखले, एमएससी, अंबेडकर, टेरी यूनिवर्सिटी, ये जो भी थियोरेटिकल वाली यूनिवर्सिटीज होती है ना, ये लोग इकोनॉमिक्स का नाम पूछते हैं, ठीक है? रॉबर्ट लुकास इन 1971-72 इन्हों को नोबेल मिला था रैशनैलिटी थ्योरम पर। अकेले नहीं थे, दो लोग और भी थे, एक थे रॉबर्ट बैरो और एक थे थॉमस सर्जेंट, ठीक है? लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तीन लोग थे। एक रॉबर्ट लुकास पहले हो गए, दूसरे रॉबर्ट बैरो, BARRO, बैरो, रॉबर्ट बैरो, और तीसरे थे थॉमस सर्जेंट। क्या नाम था उनका? थॉमस सर्जेंट। वो कोई भी आप लिख लो स्पेलिंग वाइज, आपको समझ में आ जाएगी। तीन इकोनॉमिक्स थे जिनमें रॉबर्ट लुकास का नाम मेन था। 1971-72 में उनको रैशनैलिटी की बेसिस पर नोबेल मिला था, राइट? ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, लोगों को जो है रैशनल प्रूफ करा था, ठीक है? चलो, एक उनकी थ्योरम अलग थी। अब मैं जब आप ये थ्योरी पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि रैशनल का मतलब क्या होता है। मैं रैशनल कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ। रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज ट्राई टू कंज्यूम ईदर दिस साइड और दिस साइड, या तो वो अपने वाई एक्सिस पर होगा या फिर वो अपने एक्स एक्सिस पर होगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? अभी जब पढ़ेंगे तो आपको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है गाइस? ऑलवेज कॉर्नर सॉल्यूशन, ओके? एमआर एग्जिस्ट नहीं करता गाइस, बैड कम्युनिटी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है, ठीक है? आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। और अच्छा, मैं आपको बोलने का ऑप्शन दे रहा हूँ, कोई डाउट हो तो गाइस मुझे बता सकते हो आप। किसी को कोई भी डाउट है, किसी को कोई भी डाउट है तो बेटा मुझे बता सकते हो। अब तक में कुछ डाउट है? लाइव क्लास लेने का मतलब ये होता है कि आप डाउट पूछ सकते हो, लिख सकते हो, या आगे बढ़ो, ये लिख दो सर आगे बढ़ो, आगे कंटिन्यू करो, लिख दो भाई। अलाउ करा था मैंने, चलो शायद शर्मा रहे हो। अच्छा, कंटिन्यू सर भूमिका, ठीक है बेटा, थैंक यू। आप रिप्लाई करते करो, अच्छा लगता है मुझे भी क्या। चलो ठीक है, ओके, चलिए। अच्छा, अब जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली, हाँ जी, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग यहाँ पे? ऑप्टिमाइजेशन, जो मुझे शुरू करना था, ऑप्टिमाइजेशन, जो हमारे डिस्कशन का पार्ट है, ठीक है? ये भी गया ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का डिस्कशन करना है। अच्छा, बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल इनिशियल से। अच्छा, इनिशियल के बजाय एक लेवल होता है, ठीक है? तो अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो स्नाइडर एंड निकोलसन, ये बुक आप लोगों ने ले ली होगी, ठीक है? चैप्टर नंबर 2-3 इसका रीड कर लेना, ठीक है? चैप्टर नंबर 2 और 3 इसका रीड कर लेना, सपोर्ट मिलेगा। गाइस मैं ऐसे करूंगा, अभी तो मैं डेमो ले रहा हूँ, इस वजह से सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान है। ध्यान रखना, आपको ना वीकली होमवर्क आएगा आपके पास वीकली, ठीक है? होमवर्क आएगा, और होमवर्क को आप कैसे, क्वेश्चन सेट भी होगा, रीडिंग सेट भी होगा, भाई ये रीड करना है, और फिर होमवर्क चेक भी होगा। ध्यान रखना, चेक भी करूंगा। मुझे लगता है कि मैं हमेशा ऐसे करता हूँ लोगों के साथ, मुझे लगता है कि स्टूडेंट कभी खुद नहीं पढ़ता, कभी खुद नहीं पढ़ ही नहीं सकता, ठीक है? उसको पढ़ाना पड़ता है, उसको होमवर्क देकर चेक करना पड़ता है। मैं आपको होमवर्क चेक करूंगा, टेंशन ना लेना, ठीक है? चलो, अब मैं यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शन लिख रहा हूँ। यूटिलिटी इज इक्वल टू एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिखा है यूटिलिटी एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा, ठीक है? अच्छा, जरा समझना, इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो x है वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, और जो y है वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। आप बोलोगे ऐसा क्यों? रीजन बिहाइंड, बिकॉज जस्ट वी अज्यूम दैट, अगर कुछ भी मैंने नहीं बोला है, दैट वी अज्यूम दैट कि बोथ द गुड्स आर गुड कम्युनिटीज, बोथ द कम्युनिटीज आर गुड इन नेचर। ये जो x एंड y है ना, आर गुड इन नेचर। आप लोग सर ऐसा कैसे पता लगा आपको? अगर कुछ भी गिवन ना हो तो हम एक्स वाई को गुड इन नेचर मानते हैं। एक बात, दूसरी चीज, अब जब आप पढ़ोगे ना तो मैं आपको सारी बातें बता दूंगा कि कब कौन सी कम्युनिटी गुड होती है, कब कौन सी कम्युनिटी बैड होती है। इन दिस केस
कमोडिटीज आर गुड इन नेचर, एक बात, ठीक है। दूसरी चीज, स्ट्रिक्टली इंटीरियर सोल्यूशन होगा, स्ट्रिक्टली इंटीरियर सोल्यूशन होगा, ठीक है, एक बात होगी। दूसरी चीज, यूटिलिटी आपकी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, ठीक है, यूटिलिटी स्ट्रिक्टली। अब आप बोलो सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप, देखो समझना, कुछ चीजें हैं मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे जैसे ये जैसे प्रेफरेंस है, ठीक है, ये एक प्रेफरेंस है। अब ये प्रेफरेंस क्या है, इसका क्या नाम है, तो फिर इसके नाम को लेकर बुक्स में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। अगर आप लोग हॉलर वेरिएंट पढ़ते हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप लोग हॉलर वेरिएंट पढ़ते हो, तो हॉलर वेरिएंट के अकॉर्डिंगली अल्फा प्लस बीटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको, अल्फा प्लस बीटा, हॉलर वेरिएंट के अकॉर्डिंगली अल्फा प्लस बीटा, अगर इसका बेसिकली सम, या उनके अकॉर्डिंगली अगर एक और बात करूं, उनके अकॉर्डिंगली ये वेल बिहेव प्रेफरेंस है, मतलब उनके हिसाब से तो वेल बिहेव प्रेफरेंस। मैं रिपीट कर देता हूं, हॉलर वेरिएंट के अकॉर्डिंगली ये वेल बिहेव प्रेफरेंस है। जो मैं लिख रहा था वो स्नाइडर एंड निकोलसन के पॉइंट से लिख रहा था, पहले आप हॉलर वेरिएंट के हिसाब से समझ लो, उनके हिसाब से हॉल आर वेरिएंट के हिसाब से ये वेल बिहेव प्रेफरेंस है, प्लस ये आपका कॉन्वेक्स प्रेफरेंस है। लेकिन गाइस अगर आप बात करो स्नाइडर एंड निकोलसन की, ठीक है, अगर आप बात करो स्नाइडर एंड निकोलसन की, उनके हिसाब से इन्होंने चीजों को डिवाइड करा है अल्फा बीटा की टर्म्स में। उन्होंने बोला है स्नाइडर एंड निकोलसन ने, जब आप पढ़ोगे तो पता लगेगा, इफ द सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज मोर देन 1, if the sum of alpha plus beta is more than 1, then we can say that the goods are, yeah, or the utility function is well behaved. It is well behaved, well behaved, and well behaved का मतलब क्या होता है, it is nothing but simply a convex preference। well behaved को convex preference के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हॉलर वेरिएंट बहुत लिमिटेड चले, स्नाइडर निकोलसन ने बहुत अच्छा बताया, उन्होंने बताया कि अगर अल्फा प्लस बीटा एक से ज्यादा होगा तो इसको वेल बिहेव्ड बोलना, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा लेस देन और इक्वल टू 1 होगा तो इसको कॉप डगलस बोलना, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होगा तो भी इसको कॉप डगलस बोलना, ठीक है। अब बात आती है हमारी नॉलेज की, अगर आपसे कोई भी पूछे कि भाई ये क्या प्रेफरेंस है, तो ध्यान रखना इस प्रेफरेंस का मतलब इनकी अल्फा बीटा की वैल्यू पर बेस्ड है। अल्फा बीटा की वैल्यू पर, अगर अल्फा बीटा की वैल्यू का सम ये वेरी कर रहा है तो नाम ही वेरी करेंगे, ठीक है। बट ये एक्चुअल में कॉन्वेक्स प्रेफरेंस है, ये एक्चुअल में कॉन्वेक्स प्रेफरेंस है। हॉलर वेरिएंट ये कहते हैं कि ये वेल बिहेव्ड है, और वेल बिहेव्ड के बाद ये कॉप डगलस है, इट डजंट मैटर कि इनकी पावर का सम क्या है। हॉलर वेरिएंट के अकॉर्डिंगली वो कहते हैं पावर का सम क्या है कोई मैटर नहीं करता, बट ये स्नाइडर निकोलसन कहते हैं। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने चैलेंज करा, अच्छा मुझे चैलेंज करने का मतलब बताता हूँ तो क्या हो जाता है, हायर नॉलेज को चैलेंज करना, क्योंकि मैं डीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ाता हूँ, तो मैंने, अगर मैं उन लोगों को पढ़ाता हूँ तो मैंने उन लोगों का सारा पढ़ा हुआ होगा, और जब मैं उन लोगों का सारा पढ़ा हुआ है तो मैं कोई बात करूंगा तो कहीं ना कहीं सही करूंगा, सही मतलब मेरे पास वैलिड प्रूफ है। तो एक बार एक कॉलेज के टीचर, ग्रेजुएशन लेवल के कॉलेज के टीचर ने इस बात पे बच्चों को गलत कह दिया, नहीं बेटा आप गलत कह रहे हो। उन्होंने बच्चों को बोला, बच्चों ने मुझे गलत बोला कि सर आप गलत कह रहे हो, मतलब टीचर ने बच्चों को बोला कि बेटा आप गलत कह रहे हो, बच्चों ने मुझे कहा कि सर हमारे टीचर ने बोला कि आप गलत बोल रहे हो। मैंने बोला बेटा कुछ नहीं करना है, एक बुक है, मैंने बुक का नाम बताया, प्रूफ दे रहा हूँ, है ये बात स्नाइडर निकोलसन में भी, पर बहुत डिटेल में दे रखी है, MWG एक बुक है, मैक्सकुलन विंस्टन ग्रीन, मैक्सकुलन विंस्टन ग्रीन, MWG। इस बुक के अंदर गए बहुत डिटेल में दे रखा है, समझ रहे मेरी बात को, इस बुक में गए बहुत डिटेल में दे रखी है चीज। तो अगर कोई भी आपको मेरी बात को अगर कोई कहता है कि भाई ये कहाँ लिखा हुआ है, तो मेरे पास सारे रेफरेंसेस है, ध्यान रखना एंट्रेंस सिलेक्शन इन हायर स्टडीज की बेसिस पर होता है, ठीक है। हॉलर में तो सारे पढ़ के जाएंगे, ठीक है बेटा, समझ गए मेरी बात आप लोग, समझ गए कि इन बेसिस पे ये होगा। अब अल्फा प्लस बीटा, अच्छा अल्फा की वैल्यू की अगर मैं बात कर लूं यहाँ पर, तो अल्फा जो होगा वो 0 टू इन्फिनिटी तक रहेगा, बीटा भी 0 टू इन्फिनिटी तक रहेगा, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी नहीं कह रहा हूं मैं, इन्फिनिटी तक रहेगा। यहां तक मेरी बात आपको सही में आ गई अच्छे से बढ़िया से। सिमिलरली जैसे मैं वाली चीज मैं रख कर रहा हूँ, सिमिलरली
एजेंट की एक यहाँ पे बजट कांस्टेंट होगा, दैट इज P1 x P2 y इज लेस देन और इक्वल टू m। ठीक है, P1 x प्लस P2 y इज लेस देन और इक्वल टू m। यहाँ पे इसके बजट कांस्टेंट रहेगा। बजट कांस्टेंट की खास बात आपको पता ही है कि P1 एंड P2 इन दिस केस इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, इट्स गिवन। ध्यान रखना, टेक्निकली ये डबल बनाते हैं। मैं फिर बना देता हूँ। गाइस देखो दो प्राइजेस है ना, ये और ये, जस्ट ये स्टेटमेंट लिखी होती है जब आपको आईएसआई डीएसआई में क्वेश्चंस मिलते हैं, मेनली आईएसआई में। ठीक है, ये प्रेजेंट करता है कि ये जो दोनों कम्युनिटीज है ना, इन दोनों में तो कोई भी फ्री कम्युनिटी नहीं है, और दोनों दोनों कम्युनिटी का कोई ना कोई एग्जिस्ट प्राइस है जो एग्जिस्ट करता है इकोनॉमी में। सिमिलरली जो इनकम है वो भी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। ध्यान रखना, हर यूटिलिटी के हिसाब से चीजें बदलती रहेंगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे गिवन होगा कि प्राइस और इनकम जीरो है, तो फिर उनको उनके तरीके से सॉल्व करना है। जब ये इस क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है, अब देख रहे हो कितनी इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन के लिए। नाउ अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना ऑप्टिमाइजेशन का, जिसमें मुझे सॉल्व करनी है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। राइट गाइस, मुझे सॉल्व करना है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। मेरी बात यहां तक समझ में आ गई आप लोगों को? मैं रफ कर दूंगा इसको यहां से, और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा फॉर यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, चल लीजिए मैं रफ करता हूँ इसको। 2 मिनट 1 मिनट है या कुछ सेकंड से, देख लो एक बार, नजर मार लो। ठीक है, चलो मैं यहां से रफ कर देता हूँ। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन कुछ अलग तरीके से सिखाऊंगा। अब में से काफी सारे लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, ऑफलाइन में भी काफी लोग ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स ऑनर फील्ड से हैं। ठीक है, अच्छा एक बड़ी मजे की बात क्या होती है, जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट होता है उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी ग्रेजुएशन की नॉलेज ले रखी है। वैसे अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ग्रेजुएशन की नॉलेज कुछ ली ही नहीं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस सारी। ऑफलाइन में बहुत आती थी पहले, क्योंकि हमने ग्रेजुएशन का कुछ सीखा हुआ होता है, और फिर एमए के अंदर हम थोड़ा एडवांस सीखते, तो हम बहुत देर से कन्विंस होते हैं कि हाँ भाई आप जो कह रहे हो वो एंट्रेंस पॉइंट से बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन जो लोग नॉन इकोनॉमिक नॉलेज फील्ड के होते हैं उनके लिए सब कुछ आसान रहता है, इजी रहता है, बिकॉज वो हर चीज पहली बार पढ़ते हैं। हर चीज पहली बार पढ़ते हैं। तो जितने लोग इकोनॉमिक नॉलेज के भी है ना, वो भी गए हर चीज पहली बार पढ़ो मेरे साथ में। ये तो फायदा क्या होगा, चीजों को इजिली आप कैच कर पाओगे। ठीक है, अब देखो मैं कहता हूं कि मेरे पास ये यूटिलिटी थी, दैट इज एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा। ठीक है, मेरे पास ये यूटिलिटी थी एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा, राइट। और मेरे पास ये बजट कांस्टेंट है। ठीक है, मुझे करना है यहाँ पे सॉल्व फॉर मार्शेलियन डिमांड। सॉल्व फॉर मार्शेलियन डिमांड, सॉल्व फॉर मार्शेलियन डिमांड, ये करना है जी मेरे को। अच्छा, अब यहाँ पे दो बातें हैं, दो बातें। एक, अगर कोई इकोनॉमिक नॉलेज का है तो एक मेथड होता है, बहुत इजी मेथड, कि जस्ट इक्वेट एमआरएस विद प्राइस रेशियो। मैं आपको मेथड बता रहा हूं पहले ही, वो आपको नहीं करना, वो आपको नहीं करना, जो भी मैं करा रहा हूं वो नहीं करना। ठीक है, जो सेमेस्टर्स में सिखाते हैं, जो सेमेस्टर में सिखाते हैं वो नहीं करना क्रॉस। फिर जब मैं वो करा दूंगा तो पता लग जाएगा कि क्या नहीं करना, तो मैं बताऊंगा कि क्या करना है। ठीक है, सुनना, हमें सेमेस्टर में सिखाया जाता है कि अगर आपको उसको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे ये डायग्राम है, क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम है एग्जांपल। ठीक है, तो मेरे पास ये जो यूटिलिटी दे रखी है, इस यूटिलिटी की खास बात क्या होगी कि इसका जो इंडिफरेंस कर्व होगा, इसका जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कुछ इस टाइप से होगा। अगर ये चीज सीख लेना, ठीक है, मैं आपको कर्व बनाना सिखाऊंगा इस यूटिलिटी फंक्शन का। अब इसकी पहचान कैसे करनी है, दो वेरिएबल को विद एनी पावर एंड उनका मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, दो वेरिएबल्स हो विद एनी पावर एंड उनका मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। इन टाइप के कर्व को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इन टाइप के कर्व्स को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं जी? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, एक बात, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है। अच्छा, अब हमारी बजल लाइन भी आएगी। बजल लाइन कुछ इस तरीके से आएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, मान लो इधर टच करिए, जाने में ये टेंजेंसी होगी, यहाँ पर टेंजेंसी।
क्या हो गया यहाँ पे, टेंजेंसी। और टेंजेंसी नेसेसरी कंडीशन व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम या ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ध्यान रखना, मेरी हायर आईसी है, आईसी बहुत सारे थे, आईसी हमेशा हायर होते हैं, बजलन हमेशा लोअर होती है। ऑब्वियसली बात है, मैं खर्चा वहां करूंगा, मतलब मैं कमोडिटीज वो खरीदूंगा जिनमें कम से कम खर्चा हो और यूटिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो। तो अगर बजलन और आईसी एक है, एक आईसी एक बजल लाइन हो, तो ध्यान रखना बजल लाइन ये सबसे कम है और आईसी यहाँ पे सबसे ज्यादा है। इसके बाद कोई किंतु परंतु का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज क्या है, इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज एक्जेक्टली इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजल लाइन। ठीक है, टेक्निकली बता रहा हूं मैं आपको, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एक्जेक्टली इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजल लाइन इस पॉइंट पे। ठीक है, टेंजेंसी का मतलब ही इधर हो जाता है। आईसी का जो स्लोप होता है दैट इज एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आईसी का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, एमआरएस। ठीक है, बजल लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है P1 बाय P2। राइट है, वो क्या होता है P1 बाय P2। बजल आईसी का जो स्लोप होता है वो होता है एमआरएस, बजल लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है P1 बाय P2। गॉट इट गाइस, यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। नाउ अब अगर मैं इसका, मैंने बताया कि क्या नहीं करना है, ये जो करना हूं ये पेपर में नहीं करना, तो आज पहले और आखिरी बार सीखोगे मेरे साथ। ठीक है, इसके बाद में इसको कभी डिस्कस नहीं करूंगा मैं। राइट, इसका मैथ बताओ मुझे, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा। इसका अगर मैं आपसे एमआरएस कहता हूँ तो फॉर्मूला होता है एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई। अब जो लोग की थोड़ी सी मैथ वीक होगी तो उन्हें शायद थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बट ये इजी है, मैं आपको सिखा देता हूँ थोड़ा सा अगर भूल गए हो। यहाँ पे हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव लगाएंगे, पार्शियल पार्शियल डेरिवेटिव। जैसे अभी जो ऑफलाइन क्लास थी वहां पे कुछ लोग थे जो जो नॉन मैथमेटिक्स फील्ड से थे, मतलब उन्होंने ग्रेजुएशन में मैथ नहीं पढ़ी हुई, उनको मैंने इसी टेक्निक से बताया था। मान लो एक्स की पावर यहाँ पे एन है और आप उसका पार्शियल डेरिवेटिव करो, ठीक है, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव का साइन होता है। तो सुधीर सर आपको मैथमेटिक्स सिखाएंगे बहुत अच्छी। ठीक है, मैं तो बस आपको उतनी सिखा रहा हूँ जितनी हमारी इको में जरूरत होगी। राइट, ये पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ो, एक्स की पावर एन है, मैंने अगर उसको डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, इफ यू बेसिकली डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर ध्यान रखना एन आगे आ जाएगा और एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगी। राइट, मतलब अगर एक्स की पावर एन है तो एन आगे आ जाएगा और एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे बताओ एक्स की पावर क्या है, अल्फा, और मुझे करना है एम यू एक्स। एम यू एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएट योर यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, साथ साथ समझाना जरूरी है यहाँ पर गाइस। इन पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब हो जाता है, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब हो जाता है कि जिस वेरिएबल को हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, जिस वेरिएबल को हम लोग डिफरेंशिएट करना चाहते हैं उसके अलावा सारे के सारे वेरिएबल जो होते हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है कि अगर वो मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो वो एज इट इज रहेगा, और अगर वो प्लस माइनस में तो वो जीरो हो जाएगा। राइट, आई रिपीट माई सेल्फ, कांस्टेंट का मतलब होता है अगर वो मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो वो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा साथ में, अगर वो प्लस माइनस है तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है बेटा, मेरी यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। अब देखो समझना, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आएगा अल्फा एक्स अल्फा माइनस वन, राइट हियर, अल्फा एक्स अल्फा माइनस वन। ठीक है, ये आ गया। नाउ वो what about y? Y is the constant here because we are differentiating the whole utility with respect to x. अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो एंटायर यूटिलिटी में y मेरा कांस्टेंट होगा, तो y एज इट इज आ जाएगा, y बीटा। ठीक है, y बीटा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है बेटा, सिमिलरली अगर मैं mu y करता हूं तो डेल u विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई और वाई के रिस्पेक्ट में करता हूं तो क्या होगा, अब एक्स अल्फा एज इट इज आ जाएगा, वाई की पावर बीटा का बीटा आगे आ जाएगा, वाई बीटा माइनस। मैंने आपको एक्स में बताया, वाई में भी ऐसी ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। ठीक है, नाउ आपको पता है फॉर्मूला ऐसा होता है, तो आप दोनों को डिवाइड कर दो।
है ना। अब दोनों को जस्ट डिवाइड कर दो। अब देखो डिवाइड करने से क्या होगा, डिवाइड करने से क्या होगा जरा समझना। आपको बात पता है ना वैसे कि अगर पावर माइनस में होती है, एक्स की पावर अल्फा माइनस वन है, एक्स टू दी पावर अल्फा माइनस वन है, तो वो माइनस वाली पावर है वो नीचे आ जाएगी एक्स करके, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा एक्स, अल्फा की एक्स की पावर अल्फा माइनस वन, तो ये अल्फा रहा और वाई बीटा, ठीक है। ऐसी बीटा रहा ये। अदरवाइज ये जो अल्फा की अल्फा माइनस वन था ना, अल्फा माइनस वन था, यहां मैंने अल्फा लिखा तो ये एक्स अपन में आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली ये आ गया, ये आ गया। अच्छा एक्स अल्फा एलसीज आ गया यहाँ पे, वाई की पावर बीटा माइनस वन है, सो वाई की पावर बीटा हो गई, और जो माइनस वन है वो उसका डिनोमिनेटर का मतलब क्या होगा, वो ऊपर चला जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, यहाँ पर वो उसका वैल्यू ऊपर चली जाएगी, और इस बेसिस पर आप इनको कट कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली अल्फा बाय बीटा y by x, so this is the mRS, no doubt, am I right here? Please note it। अब इसको प्लीज नोट करिए जल्दी से, जल्दी का नोट करिए इसको। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, प्लीज गाइड पूछ सकते हो आप मुझसे डाउट यहाँ पर, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं यहाँ पर। एनीवन एल्स? नहीं? बहुत इंटेलिजेंट हो भाई आप लोग तो सारे, चलो बढ़िया बात है। अब नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से। हाँ जी, हुआ नोट? चलो मैं वहां से रफ कर देता हूँ, जो मेरा नोट वाला पार्ट नहीं है, जो आपने कर लिया होगा वहां से रफ कर रहा हूँ इसको, जैसे यहाँ से ही है। ठीक है, चलो जी। अब मुझे क्या करना है जी, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इजी सी बात है। मेरे पास ये एमआरएस आ गया, एमआरएस की वैल्यू आ गई y बाय एक्स अल्फा बाय बीटा, ठीक है। और ये मेरे पास प्राइम रेशियो है, इन दोनों को बराबर, देखो इन दोनों को बराबर कर दो, एमआरएस इक्वल टू प्राइम रेशियो, ठीक है। आपने बराबर किया इसको, y बाय एक्स अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू पी वन बाय पी टू, वाई इज इक्वल टू पी वन बाय पी टू एक्स बीटा अपॉन में अल्फा, y इज इक्वल टू पी वन बाय पी टू एक्स बीटा अपॉन में अल्फा, ठीक है, एक्स बीटा अपॉन में अल्फा। ये वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर वन। इसे पुट कर दो बजर लाइन के अंदर, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन या इन बजर लाइन, वो क्या आती है, पी वन एक्स प्लस पी टू वाई इज इक्वल टू एम। गैस मैंने बोला है ना कि मेथड पेपर में नहीं करना, लेकिन गलत नहीं है, सही है, लेकिन आधा अधूरा है। कोई पूछे क्यों, तो भाई आधा अधूरा है, तो अधूरी कहानी तो अच्छी लगती नहीं कभी भी हमें, है ना। तो मैंने क्या करा, इस y की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पी वन एक्स प्लस पी टू, एंड ये आएगा यहाँ पे पी वन बाय पी टू एक्स बीटा अपॉन में अल्फा। सिर्फ उसी मैंने पुट करा है, ये यहाँ से उठा के यहाँ रखी है, और ये P2 से P2 गया, ठीक है। P1 एक्स प्लस P1 एक्स बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू एम। मैंने एल्सियम ले लिया, अल्फा P1 एक्स प्लस का P1 एक्स बीटा, और ये अल्फा अपॉन में आया, दिस इज एम, दिस इज एम, ठीक है। और अगर मैं इसको और सिंपलीफाई करता हूँ थोड़ा सा, तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये हो गया P1 एक्स कॉमन ले ले, दिस इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एम अल्फा, और वी कैन से दैट एक्स इज इक्वल टू अल्फा एम अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, इट्स P1, राइट। अल्फा एम अपॉन में अल्फा प्लस बीटा P1, ठीक है। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। तो मैंने लिखा है बेसिकली मेरी एक्स की वैल्यू हो गई। अगर मैं वाई की वैल्यू चाहता हूं, तो वाई की वैल्यू मेरे पास थी P1 बाय P2 बीटा बाय अल्फा इंटू एक्स, ये वाली एक्स की वैल्यू उठा के मैं यहां रख दूंगा, तो मैंने यहां पर रख दी P1 बाय P2 बीटा बाय अल्फा, एक्चुअली मैंने बोला कि अल्फा एम अपॉन में अल्फा प्लस बीटा P1, अल्फा से अल्फा गया, P1 से P1 गया,
बचे यहाँ पे बीटा एम अपॉन में अल्फा प्लस बीटा फीट। राइट हियर। देखो मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये मेथड गलत है, ठीक है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मेथड गलत है, मेथड बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है कि ये मेथड आधा अधूरा है। जब आप लोग बात करते हो सब्जेक्टिव लेवल की, तो सब्जेक्टिव लेवल में ध्यान रखना कभी भी ये मैटर नहीं करता कि आपका आउटकम क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, नहीं। मैटर ये करता है कि आपने स्टार्ट कैसे करा है और जो काम की बातें शुरू में थी वो क्या लिखी हुई है, राइट, इन सब्जेक्टिव वे। हाँ, रही बात ऑब्जेक्टिव वाले की कि भाई जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज में, तो कहता आप वहां पर इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एम आर इक्वल्स टू प्राइस रेशियो। क्योंकि अभी जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं वो भी गाइस शुरू तो होगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद में यही कंटिन्यू हो जाएगा, समझ रहे हो। अब देखना क्या आपको बदलाव दिखेंगे। अब इन दोनों वैल्यूज को लिख लो अपने पास में, सॉल्व कर लिया होगा आपने। इन दोनों वैल्यूज को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दो, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को थोड़ा सा हाईलाइट कर दो, ठीक है। और जो स्टूडेंट अभी आए हैं, ठीक है, आते जाते तो है ही लोग, आ रहे जा रहे हैं, पर एक पर्सन कोई आए हैं, मुझे नाम नहीं पता। तो बेटा जो आपका पहले का पार्ट रह गया वो रिकॉर्डेड हो रहा है, वो देख लेना। कोई डाउट हो तो मुझसे पर्सनली पूछ लेना, टाइम लेकर के, सब टाइम दे दीजिए 10-15 मिनट, आधा घंटा। मुझे आप पर्सनल डाउट सेशन दे दो, मैं आपको पर्सनल डाउट सेशन दे दूंगा, या कोई भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब ये आखिर तक देखना, ठीक है। अब इसको जल्दी से नोट कर लो जो लोग नोट कर रहे हैं। वैसे यहां तक किसी को कोई डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा, किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो। एनीवन एल्स? चलिए, चलो जी सॉल्व करते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मतलब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा मैं बाय यूजिंग लेग्रांज मेथड। अगर किसी ने फर्स्ट क्लास अटेंड करी थी तो शायद उनको पता होगा कि मैंने लेग्रांज मेथड कराया था, लेग्रांज मेथड, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, सॉल्व फॉर मार्शेलियन डिमांड बाय यूजिंग लेग्रांज मेथड, ठीक है, बाय यूजिंग लेग्रांज मेथड, राइट गाइस। चलिए जी सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, जरा ध्यान से देखिएगा। वैसे गाइस लेग्रांज मेथड ही लिखना है पेपर में। इनफैक्ट अगर ऑब्जेक्टिव पेपर भी है ना, मान लो आपको ऑब्जेक्टिव पेपर भी है, तब भी लेग्रांज मेथड यूज करना। द रीजन बिहाइंड, लेग्रांज करके ना, लेग्रांज से सॉल्व करने से ना कभी आप गलत नहीं करोगे आंसर को, कभी गलत नहीं होगा। अच्छा चलो मैं सॉल्व करा देता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करें हम लोग। जैसे लेग्रांज लिखा एल, ठीक है, यहाँ पे आई यूटिलिटी वाई बीटा एक्स अल्फा वाई बीटा प्लस लेमडा, और ये हो गया इनकम माइनस का पी वन एक्स माइनस का पी टू वाई, ठीक है। ये गाइस जनरल स्टेटमेंट होती है, जब आप सुधीर सर के साथ पढ़ोगे काफी सारी चीजें तो वो आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन करेंगे लेग्रांज मल्टीप्लायर के लिए, ठीक है। मैं सिर्फ लेग्रांज इस तरीके से करा रहा हूँ कि मेरी इकोनॉमिक्स में नॉलेज यूज हो जाए। सुधीर सर का पूरा पार्ट है, डिस्कशन पॉइंट है, वो आपसे और डिस्कस करेंगे चीजों को बढ़िया, ठीक है। तो इको के पॉइंट से समझना गाइस यहाँ पे। तो मेरे पास कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पे गाइस, बताओ कितने वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल है एक्स, ये वाला, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं दिस इज बेसिकली मैक्सिमाइज, ठीक है। तो एक वेरिएबल एक्स, एक है वाई और एक है लैम्डा। तीन वेरिएबल है मेरे पास, एक वेरिएबल एक्स, एक वेरिएबल वाई और एक वेरिएबल लैम्डा। तीन वेरिएबल है मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको एक्स में करूंगा, फिर इसी वैल्यू को वाई में करूंगा, और फिर इसी वैल्यू को मैं लैम्डा में करूंगा, ठीक है। तो तीन में करूंगा, जरा ध्यान से देखना किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं। पार्शियल कर रहा हूं, किसी बच्चों को पार्शियल में पर्सनल लेवल पर डाउट है कि सर व्हाट इज पार्शियल डेरिवेटिव, मुझे नहीं पता ये, ठीक है। तो मैं कहता आपको उससे उसका डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। किसी बच्चों को अगर पर्सनली प्रॉब्लम है ना पार्शियल में, तो परेशान मत हो ना, पर्सनली सॉल्व कर दूंगा, बता दूंगा दो चार चीजें, ठीक है, ये पढ़ लो। लेकिन अगर आपने पार्शियल पहले से पढ़ रखा है तो फिर कोई इशू नहीं है। चलो गाइस अब तो इजी है, एक्स में डिफरेंशिएट करना है। मैंने बताया था वाई कांस्टेंट है यहाँ पे, एक्स के अलावा सब कुछ कांस्टेंट है, और कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो वो एडिटिव रहेगा, प्लस माइनस में तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये अल्फा आया, ये एक्स
अल्फा माइनस वन वाई बीटा, ठीक है, प्लस लैम्डा, लैम्डा क्योंकि कांस्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक्स के अलावा सब कुछ कांस्टेंट है, बट लैम्डा मल्टीप्लाई में बाहर आ गया। अब देखो ये m, ठीक है, ये m सॉरी जो m है वो 0 हो जाएगा, माइनस P1। देखो x मेरा वेरिएबल था, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, P1 उसका कोफिशिएंट था, तो P1 का P1 आ गया, वो माइनस साइन के साथ में था, और इसका 0 हो गया, ठीक है। नाउ गाइस हम लोग क्या करते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए, हम लोग ऑप्टिमाइजेशन के लिए चीजों को रखते हैं 0 के बराबर। क्या करते हैं बेटा, फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0, फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0। सो मैंने 0 के बराबर रखा, तो ये हो गया अल्फा एक्स अल्फा माइनस वन वाई बीटा इज इक्वल टू P1 विद लैम्डा, ठीक है। रिपीट करो, अल्फा एक्स अल्फा माइनस वन वाई बीटा इज इक्वल टू लैम्डा P1, लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा एक्स अल्फा माइनस वन वाई बीटा अपॉन में P1, अल्फा एक्स अल्फा माइनस वन वाई बीटा अपॉन में P1, ठीक है बेटा। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1। नाउ डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में गाइस इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो दिस इज व्हाट, दिस इज बीटा y बीटा माइनस वन एक्स अल्फा। गाइस ये तो इजी सा है, पता ही होगा आपको किस तरीके से करना है, y के अलावा सब कुछ कांस्टेंट है, फिर प्लस लैम्डा, इनकम का 0 हो गया, इसका 0 हो गया, ये हो गया माइनस का P2, ठीक है, इनकम का 0 उसका 0 और हो गया माइनस का P2। क्लियर गाइस, मेरी यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0, फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ y बीटा बीटा माइनस बीटा y बीटा माइनस वन एक्स अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा P2, and for this lambda is equals to beta y beta minus 1 x की पावर अल्फा अपॉन में P2, इसका सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब क्या करना चाहिए मेरे को, मैं गाइस देखो मेरे पास ये एक लैम्डा ये है, एक लैम्डा ये है, ठीक है, बोथ लैम्डा का सेम इन नेचर, मतलब लैम्डा लैम्डा सेम है, ठीक है। तो नाउ गाइस कंपेयर, और मैं इस चीज को गाइस अंडरलाइन कर रहा हूं, कंपेयर वर्ड को, कंपेयर वर्ड अंडरलाइन कर लेना, सिर्फ कंपेयर वर्ड को, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। अब सर कंपेयर वर्ड को अंडरलाइन को करवाया आपने अलग से, बिल्कुल। तो क्या ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टीचर्स या इन मेनी बुक्स आप लोग हमेशा लेग्राम सीखते हो, यहाँ पे लिखोगे इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, और लॉजिकल बात भी वही होती है कि भाई लैम्डा इज इक्वल टू ये है, लैम्डा इज इक्वल टू ये है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये इक्वेशन इसके बराबर हो गई, मैं एग्री हूं। लेकिन कंपेयर करने का भी मतलब ये होगा कि ये जो लैम्डा की वैल्यू आई है और लैम्डा की वैल्यू आई है, दोनों कंपेयर करो। क्यों, क्योंकि यहां पर तो चलो इक्वेट वाली बात सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन कई बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे इक्वेट नहीं कर सकते, जहां पर इक्वल नहीं कर सकते, यहाँ पे इक्वल कभी नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप इक्वल कभी नहीं कर सकते, इस वजह से मैं यहाँ पे कंपेयर लिख रहा हूँ। हमेशा आपको कंपेयर लिखना, गलती कभी भी नहीं होगी, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का, मैं वहां पर भी लेग्रांज से सॉल्व कराऊंगा, वहां पे देखना केसेस बनाऊंगा, और इक्वल तो कभी करूंगा ही नहीं मैं, ठीक है, इक्वल कभी करूंगा ही नहीं मैं। मैंने इक्वेट करा इसको, तो ये आया अल्फा एक्स अल्फा माइनस वन वाई बीटा, ठीक है, अपॉन में P1 इज इक्वल्स टू बीटा वाई बीटा माइनस वन एक्स अल्फा अपॉन में P2, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, अल्फा एक्स, देखो ये अल्फा है, ये एक्स है, इसकी पावर अल्फा है, ठीक है, और ये वाई बीटा है, ये जो पावर माइनस में थी इसको मैं अपॉन में ले आया, ठीक है मेरे बच्चा, और P1 तो था ही अपॉन में, इज इक्वल्स टू ये बीटा है, ये वाई है, ये बीटा, जो माइनस था इसको मैं अपॉन में वाई ले आया, और ये एक्स के वो अल्फा रहा, और P2 तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, ठीक है। नाउ मैंने क्या करा, अल्फा एक्स और वाई बीटा अपॉन में इसको, ये तो देखो मैंने क्या करा बेटा, मैं इस वैल्यू को मैं इधर ले आया, बीटा वाई मतलब बीटा वाई डी टू पावर बीटा एक्स अल्फा, ये एक्स यहाँ पे था ऑलरेडी, ठीक है, और ये जो वाई था ये ऊपर चला गया इधर। अब पता मैंने करा क्या है, मैंने सिर्फ इतना करा है कि इजिकल टू में P1 बाय P2 रखा है, बस
बाकी सबको जितना हो सकता था वहां एडजस्ट कर दिया मैंने। इज इक्वल टू में P1 बाय P2 रखा है और जितना हो सकता था मैंने चीजों को वहां एडजस्ट कर दिया। और पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ से कैंसिल आउट होता दिख रहा होगा आपको, शायद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है। और मजे की बात क्या है गाइस, ये जो वैल्यू है देखो ये होगा अल्फा वाई अपॉन में बीटा एक्स इज इक्वल टू P1 बाय P2, है ना। अल्फा वाई अपॉन में बीटा एक्स इज इक्वल टू P1 बाय P2। अगर आप लोगों की नॉलेज अभी भी उतनी अवेलेबल है तो आप शायद कंफर्म कर सकते हो कि ये जो होता है, इसको यहाँ लिख देता हूँ गाइस, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ये जो होता है ये एमआरएफ होता है। अगर आपको याद है, आप कॉपी का पेज पलटो, आप कॉपी का पेज पलटो, हमने इसी क्वेश्चन को जो दूसरे मेथड से किया था हमने डायरेक्ट एमआरएफ निकाला था। हमने क्या किया था, हम लोगों ने डायरेक्ट एमआरएफ निकाला था। कॉपी का पेज पलटो और आप देख पाओगे कि यही वैल्यू सेम एमआरएफ की थी। ये वैल्यू क्या थी, सेम एमआरएफ की। इसका मतलब हम कर वही मेथड रहे, पर आप सोचो, अब सोचो हमने एमआरएफ इक्वल टू प्राइस रेशियो किया था, नहीं किया था भाई, एमआरएफ से और ये प्राइस रेशियो है। अब सोचो इससे पहले वाले क्वेश्चन को मैं गलत क्यों कह रहा था, मैं गलत इसलिए कह रहा था, या आधा अधूरा इसलिए कह रहा था कि वो डायरेक्टली यहां से शुरू होगा। अब देखो इसके बाद को जिस क्या आता है वो वही है जो मैंने वहां पे किया था, वही करना है कि यहाँ से y इज इक्वल टू निकालना है, फिर इसको बचने में पुट करना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप सोचो बाय यूजिंग लेग्रांज कितनी मेहनत करी हमने यहाँ तक आने में, बाय यूजिंग लेग्रांज कितनी मेहनत करी हमने यहाँ तक आने में, एंड बाय यूजिंग वाला मेथड डायरेक्टली ये लिख दिया। सो दैट्स व्हाई मैनी यूनिवर्सिटी जैसे ISI, DFC, अशोका, IIFT, शिवनादर, वो लोग चाहते हैं कि बंदे को लेग्रांज की नॉलेज हो, डायरेक्ट मेथड की नॉलेज ना हो, ठीक है भाई। देन मेरी यहाँ तक की बात समझ में आ गया आप लोगों को ना। तो प्रोसेस रिमेन सेम, मेरे पास तीन वेरिएबल्स थे, एक था एक्स, एक था वाई, ये लैम्डा। जहां मैंने पहले एक्स में किया, वाई में किया, दोनों के करने के बाद मुझे कुछ ये वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब मैं काम करता हूं, मैं जस्ट आपको बता देता हूं, मैं पहले तो इस तरफ कर लूंगा, ठीक है। मैं काम करता हूं कि यहां से ये जो था ना मेरे पास में अल्फा वाई बीटा एक्स इज इक्वल टू P1 बाय P2, मैं यहां से y इज इक्वल टू निकाल लेता हूं P1 बाय P2 बीटा एक्स एंड अल्फा, ठीक है। P1 बाय P2 मैंने बीटा बाय अल्फा एक्स यहाँ पे निकाल लिया, दिस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 ये आ गई मेरी। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मेरे पास तीन वेरिएबल्स हैं, अब मैं इसको थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ लैम्डा के रिस्पेक्ट में। मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ आप लोग, क्या यहाँ पे लैम्डा है, नहीं है, यहाँ पे लैम्डा नहीं है, ये हो जाएगा 0, ठीक है। प्लस ये रहा लैम्डा, लैम्डा की रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो उसको हो जाएगा 1। मैं अगर लैम्डा के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो उसको हो जाएगा 1, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली 1, ओके। नाउ इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, समझना, लैम्डा का 1 है तो ये इक्वेशन एलसीज आ जाएगी, m माइनस P1x माइनस P2y। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0, सो m इज इक्वल टू P1x P2y, ठीक है। m इज इक्वल टू P1x P2y। क्लियर गाइस, मेरी यहां तक की बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। m इज इक्वल टू P1x P2y, सो दिस इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। नाउ अब क्या करना है मुझे, अब सेम प्रोसेस कि मेरे को y की वैल्यू उठा के कहाँ रखनी है, बजट कंस्ट्रेंट में। व्हाट इज द बजट कंस्ट्रेंट हियर, मैं आपको बता देता हूं, पुट दी वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 4, ठीक है। इक्वेशन 4 ये थी P1x प्लस का P2, y की जगह मैं ये रख देता हूं, दिस इज P1 बाय P2 बीटा एक्स अपॉन में अल्फा, राइट। P2 से P2 गया एंड ऑब्वियस बात है इट इज बेसिकली इक्वल्स टू m, ये मेरा m के बराबर आ गया, m के बराबर आ गया मेरा ये बेटा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूं, अल्फा P1x प्लस P1 बीटा x अपॉन में अल्फा इज इक्वल टू m, ठीक है।
अल्फा पी वन एक्स प्लस पी वन बीटा एक्स अपन में अल्फा इज इक्वल टू एम, पी वन एक्स मैंने कॉमन लिया, यहाँ बचा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा एम, ये वहां चला गया और एक्स आ गया अल्फा एम अपॉन में अल्फा प्लस बीटा पी। राइट गाइस, अब आप एक चीज नोट करें, ध्यान दें कि पहली बात तो ये जो वैल्यू है एक्स की फंक्शन है किसका, प्राइसेस एंड इनकम का, आप खुद देख लीजिए, प्राइसेस और इनकम। दूसरी बात काम की ये है यहाँ पर, दूसरी बात काम की ये है, दिस इज द सेम वैल्यू जो इससे पहले वाले मेथड में आपका आंसर आया था। एम आई राइट है, ये सेम वैल्यू जिसके पहले वाले मेथड में आपका आंसर आया था, सही बात है, गलत बात तो नहीं है यहाँ पर। अब इस वैल्यू को अगर आप यहां पुट कर दोगे y इज इक्वल टू में, दैट इज पी वन बाई पी टू बीटा बाई अल्फा, x की जगह मैंने अगर इसको रख दिया तो दिस इज अल्फा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा पी वन, ठीक है, और पी वन से पी वन गया, y इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा पी टू इंटू अल्फा अपॉन में अल्फा, अच्छा अल्फा से अल्फा जाएगा, ठीक है, अल्फा से अल्फा जाएगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा बीटा एम अपॉन में अल्फा प्लस बीटा पी टू, दिस इज क्वेश्चन, दिस इज बेसिकली फाइनल आंसर। तो आप ये कह सकते हो x इज अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड इनकम, y इज अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड इनकम, ठीक है बेटा। अगर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो ऑफलाइन क्लास थी उसमें मैंने ब्रेक भी दिया था, और बट मैं आपको ब्रेक नहीं दे रहा हूं, मैं आपको कंटिन्यू कर रहा हूं, थोड़ा सा पार्ट और रह गया, मैक्सिमम हाफ एन आवर का, ठीक है। वो एक्चुअली आप लोग डाउट पूछ नहीं रहे हो, कुछ पता नहीं क्यों, बट ऑफलाइन वाले ने तो और भी डिस्कशन वगैरह करते यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और भी बातें भी करी थी, बट वो ठीक है, मैं पहले पढ़ा देता हूँ, ये डिस्कशन मैं बाद में कर लूंगा, या डाउट्स में पहले पढ़ाने के बाद कर लूंगा, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको, या 5 मिनट का आप चाहो तो ब्रेक ले सकते हो, ओनली 5 मिनट, ठीक है, किसी को पानी वानी पीना है, वॉशरूम वगैरह जाना है, 5 मिनट के अंदर आप आ जाओ, 5 मिनट का ब्रेक है, ठीक है, 5 मिनट से ज्यादा नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, 3:33 हो रहे हैं, 3:37 पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, 3:38 पर, ठीक है, 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं गाइस हम लोग, ठीक है। मैं भी इतने पानी वगैरह पी लेता हूँ, ठीक है बेटा, चलिए 5 मिनट के अंदर आते हैं हम लोग, कोई जाना नहीं, और जाओगे तो वापस आ जाना।
जब आप आ जाओ तो मुझे मैसेज कर देना कि सर स्टार्ट कर दो। 1-2 मिनट और है, जब आप आ जाओ तो मुझे मैसेज कर देना कि स्टार्ट कर दो। मैसेज होगा तो स्टार्ट करूंगा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मुझे एक बार मैसेज कर दो आप कि सर स्टार्ट कर दो, कोई भी बंदा मुझे मैसेज कर दे। बेटा मुझे मैसेज कर दीजिए। यस ओके ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो गए हैं वो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके ये हमारे पास पूरा फॉलो हो गया, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब हम देखो, मैंने ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा था, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा था इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा था इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। जरा देखना किस तरीके से मैं चेंज कर रहा हूँ। मैं पूरा रफ कर देता हूँ। हमारी इकोनॉमी में हमारी इकोनॉमी में गाइस दो ही इकोनॉमिक्स की बात हो रही है और उनके दो ही टाइप के प्रेफरेंस की या गुड्स की डिमांड की बात हो रही है, ठीक है। एक तो ऑब्वियस बात है, आपको पता ही है, एक तो आपको पता ही है कि हम लोग बात कर रहे हैं मार्शेलियन की, ठीक है। मार्शेलियन जिसको हमने पूरा सॉल्व किया है। एक और हम बात करेंगे हिग्स की, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, इतनी बात तो सेम है। ये भाई बदल देता हूं मैं, ये भी बदल देता हूं मैं, ये वाला पार्ट। यस, तो मेरा ये पॉइंट है कि सॉल्व फॉर हिग्स डिमांड बाय यूजिंग मार्शेलियन मेथड। मतलब ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में, पेपर में, इन डिस्क्रिप्टिव बेसिकली सबसे ज्यादा अगर प्रायोरिटी बेसिस के क्वेश्चंस अगर आते हैं कंज्यूमर थ्योरी के, जैसे मैं आईआईटी की बात कर रहा हूँ, मैं जेएनयू की बात कर रहा हूँ, मैं एमएससी गोखले की बात कर रहा हूँ, मतलब मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी बेसिकली ट्राई टू आस्क दीज क्वेश्चंस। सो वो कहते हैं कि सॉल्व फॉर हिग्स डिमांड, ठीक है। हिग्स डिमांड को सॉल्व करो बाय यूजिंग मार्शेलियन डिमांड। अब पहले आप समझ लो कि व्हाट इज हिग्स। मैंने पहले ही बताया था, मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ आपको इसके बारे में। हिग्स का मतलब होता है, हिग्स का मतलब होता है थ्योरी का कि भाई हमें एक ऐसी डिमांड चाहिए, हमें एक ऐसी डिमांड चाहिए जिसके अंदर यूटिलिटी चेंज ना हो। अब देखो मैं आपको कहानी बताता हूँ छोटी सी, चलो समझना। हमने अभी इससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, अगर आपको याद हो, हमने अभी इससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था और हम लोगों ने, ठीक है समझना, हमने अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था और एक्स का आंसर निकाला था जो प्राइजेस और इनकम के टर्म में था, वो था अल्फा एम अपॉन में अल्फा प्लस बीटा P1। और y की वैल्यू निकाली थी हमने, वो फंक्शन था प्राइस और इनकम का, और वो था बीटा एम अपॉन में अल्फा प्लस बीटा P2, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यूज आई थी अल्फा, ये इस तरह की, ठीक है। अब मुझे आप लोग छोटी सी बात बताओ, जनरल लेवल, जनरल पॉइंट। पहली बात तो जो मेरी यूटिलिटी होती है, इसकी खास बात क्या होती है कि ये हमेशा मिनिमम पर होती है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपकी अदर यूटिलिटी कर्व क्या होगा, यू ऑलवेज से दैट कि वो हायर होगा। आपको पता है ना कि हायर हायर यूटिलिटी प्रोवाइड हायर बेनिफिट और हायर सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब अगर ये कोई यूटिलिटी कर्व है, मान लो मैंने बोला ये यूटिलिटी कर्व है मेरे पास, ठीक है, और ये मेरी बजनल इक्विलिब्रियम आ गया वाला। तो अगर अगला कोई प्रेफर बंडल होगा, प्रेफर यूटिलिटी होगी, तो उसकी हायर ही जाएगी।
इसका मतलब ये होता है कि जो पहले वाली थी या जो डिफाइंड थी वो हमेशा मिनिमम पे थी, वो हमेशा किस पे थी, मिनिमम पे। ध्यान रखना, यूटिलिटी हमेशा मिनिमम पर, मतलब यूटिलिटी हमेशा नीचे से ऊपर जाती है और बजरंग हमेशा ऊपर से नीचे आती है। नीचे आने का मतलब जितना कम खर्चा हो, और यूटिलिटी ऊपर जाने का मतलब जितनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो। ठीक है, अब जरा समझना है ध्यान। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नाम की चिड़िया है। इन्फ्लेशन होता है, चेंजेस प्राइस, प्राइस में चेंजेस बिल्कुल होते हैं। ठीक है, प्राइस में चेंजेस बिल्कुल होते हैं। इन केस अगर प्राइस बढ़ गया, अब मुझे बताओ, अगर प्राइस बढ़ गया तो यहां पे ये, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ये कम होगा, विच शोज लॉ ऑफ डिमांड। क्या शो करता है, ये लॉ ऑफ डिमांड शो करता है। और अगर ये लॉ ऑफ डिमांड शो करता है तो इसका मतलब ये है, एज द प्राइस इंक्रीज देन योर गुड्स फॉर एक्स विल डिक्लाइन, भाई वो कम होगा। इसका मतलब है, इसका मतलब है अगर यही बात यूटिलिटी पे अप्लाई हो जाएगी, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस फॉल इन एक्स, तो इसका मतलब ये कम होगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा भाई? अगर प्राइस बढ़ने से एक्स कम होगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला एक्स कम होगा, क्योंकि तो है तो यही सेम ही है। और ये एक्स कम होना तो क्या होगा, मेरी यूटिलिटी कम होगी, क्या होगी, मेरी यूटिलिटी कम। और आप सबको पता है कि इन्फ्लेशन हमेशा होता ही है, प्राइसेस बढ़ते ही हैं, कम तो बहुत रेयर टू रेयर होते हैं, हमेशा बढ़ना ही होता है। तो मुझे बताओ, क्या ये अच्छी बात होगी किसी भी कंज्यूमर के लिए? क्या वो सेटिस्फाइड रह पाएगा? बिकॉज उसका टारगेट है हाई जाना और हम उसको पीछे लेकर आ रहे हैं। हिक्स ने आके इस चीज को थोड़ा सा सॉल्व किया। हिक्स ने आकर ये बताया कि भाई अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? क्योंकि हम लोग ये ट्राई करते हैं कि हम लोगों को खुश रखें, लेकिन बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एक तो लॉ ऑफ डिमांड है और एंड इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की वजह से लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है, उसकी वजह से एजेंट की यूटिलिटी कम हो रही है। उनने बोला कि क्यों ना हम ऐसा कुछ सिस्टम बना दें जिस सिस्टम में हम गरीब आदमी को मरने ना दें। क्यों? क्योंकि जहां गरीब आदमी की यूटिलिटी कम होगी, ऑब्वियसली बात है, कंजम्पशन कम होगी, उसकी यूटिलिटी कम होगी, देन ही विल बेसिकली व्हाट टू चूज। जब उसका मॉरल डाउन होगा तो वो नेगेटिव थॉट्स लेकर आएगा एंड हो सकता है वो सुसाइड कर ले। यही रीजन होते हैं जो कंट्रीज में लोग सुसाइड करते हैं। जब जब उनकी यूटिलिटीज कम होती है, जब वो अपनी पुरानी यूटिलिटीज को, ध्यान रखना, पुरानी यूटिलिटीज को अब नहीं ला पाते। मान लो 5 साल पहले मैं कोई चीज खरीदता था, आज उसका प्राइस महंगा है, तो अगर मैं गरीब हूं तो जितनी क्वांटिटी में 5 साल पहले खरीदता था उतनी सेम क्वांटिटी में आज नहीं खरीद सकता। और अगर मैं क्वांटिटी में बदलाव कर रहा हूं तो जितने मेरी यूटिलिटी 5 साल पहले होती थी वो सेम यूटिलिटी मेरी आज नहीं होगी। ठीक है, हिक्स ने इस चीज को सॉल्व किया। हिक्स ने बोला कि भाई ऐसा है, हिक्स ने बोला था कि भाई ऐसा है, अगर अगर आपकी इकोनॉमी में, अगर आपकी इकोनॉमी में लोगों को प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन से, और जो कि इन्फ्लेशन चेंज नहीं हो सकता, आप एक काम करो, लोगों के लिए एक ऐसा सिस्टम बना दो कि लोगों की इन्फ्लेशन अगर हो भी जाए तो होने दो, लोग परेशान ना हो। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूं, छोटा सा एग्जाम्पल। इंडिया की बात करो, मैं इंडिया में आपको पता है राशन कार्ड बने, हम लोगों के राशन कार्ड, हमारे मेरे भी हैं, आपकी फैमिली वालों के भी, सबके होंगे। ठीक है, सबके बने हुए, और गरीब लोगों के भी हैं, सबके बने हुए। यहाँ तक कि मुकेश अंबानी का बना हुआ होगा, सलमान खान का बना हुआ होगा, सबके। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब राशन कार्ड में खास बात क्या होती है? राशन कार्ड की खास बात क्या होती है, अगर आपने देखा हो, अब अच्छा अब के तो चलो थोड़े बदल गए, 4-5 साल पहले जो राशन कार्ड होते थे उनमें खास बात क्या होती थी, एक किताब सी होती थी, फ्रंट पेज पे लिखा होता था हेड ऑफ द फैमिली का नेम, हेड ऑफ द फैमिली जो मेरे घर में मेन है, हेड, और उस राशन कार्ड के लास्ट उस पर लिखी होती थी फैमिली मेंबर्स के नाम। ठीक है, और फैमिली मेंबर्स की डेट ऑफ बर्थ, एज नहीं लिखते थे, डेट ऑफ बर्थ लिखते थे। ठीक है, राइट, डेट ऑफ बर्थ। और आप अगर फर्स्ट पेज पे देखते थे तो वहां पे लिखा होता था कि इस पर्सन को गेहूं कितने मिलने हैं, चावल कितने मिलने हैं, चीनी कितनी मिलनी है। अब सुनो ध्यान से, मुझे शायद लगता है कि आप में शायद ही किसी ने गेहूं चावल रेशन शॉप से लिए होंगे, बिल्कुल नहीं लिए होंगे। लेकिन जो गरीब आदमी जो लेता है गरीब आदमी, मैं बता देता हूं, अभी के जो गेहूं के प्राइस चल रहे हैं वो 2 रुपीज पर केजी चल रहे हैं, 2 रुपए पर किलोग्राम गेहूं के प्राइस है। और अगर उसकी पिसाई वगैरह मान लो 2, 2.5, 3 रुपए, ये मैंने पूरा रिसर्च करा था। ठीक है, हमारा पार्ट था ये रिसर्च का। तो 5-6 रुपए में, 5 और 6 रुपए में उसको
आटा मिल जाएगा, फ्लोर मिल जाएगा, आटा मिल जाएगा 1 किलो। वहीं यही आटे का मार्केट प्राइस कितना, 30 रुपीज। 1 किलो आटे का जो प्राइस है वो 30 रुपीज इन मार्केट, लेकिन गवर्नमेंट के थ्रू क्या हो रहा है, 2 रुपीज और मे बी यू कैन से दैट 5 रुपीज आफ्टर कंप्लीट फिनिशिंग, मतलब वो पिसाई वगैरह। अब सेंस क्या बना इधर, अब सेंस देखोगे, सेंस क्या बना इधर, सेंस ये बना इधर, सेंस ये आया कि ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट कि लोगों को 2 रुपए पर केजी वीट दे रही है, और मजे की बात हमारे राशन कार्ड पे लिखा हुआ है कि फैमिली को 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो गेहूं जाएंगे। पहली बात, ये जो राशन कार्ड का कंसेप्ट है ये हिक्स के थ्रू आया। बात राशन कार्ड की नहीं है, बात ये कि भाई 10 साल पहले कोई भी कंज्यूमर किसी कम्युनिटी को खरीद रहा था, और आज भी खरीद रहा है। कुछ भी हो जाए, ये हो जाए, बट ये नहीं होना चाहिए। उसकी यूटिलिटी में चेंजेस नहीं आने चाहिए, उसकी यूटिलिटी सेम रहनी चाहिए, उस पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। तो हिक्स ये कहते हैं कि भाई अगर सिचुएशन है, इन्फ्लेशन आ रहा है, तो यू हैव टू सब्सिडाइज द पीपल। आप लोग उनकी यूटिलिटी को चेंज मत करो, ठीक है। अब मेरी यहाँ तक की बात समझ में आ गई बच्चा, मेरी बात समझ में आ गई। मैंने क्या कहा है, मैंने इतना कहा है कि हिक्स ने कह रहे हैं कि आप लोगों की यूटिलिटी पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई मत कराओ। अगर इन्फ्लेशन आता है तो जितने भी खर्चे का बदलाव आता है, चेंजेस आते हैं, वो गवर्नमेंट पे करेगी। यही रीजन है गाइस कि हमें एलपीजी में सब्सिडी मिलती है, सबको मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमें अप टू 200 तक फ्री होता है, ठीक है, समझ रहे हो। और बहुत सी जगहों पे हमें सब्सिडी मिलती है, बहुत सी जगहों पे हमें खर्च ज्यादा नहीं करना पड़ता। दिस इज द थ्योरी ऑफ हिक्स। अब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल में बताता हूँ। अब सोचो मेरे से हिक्स, मतलब हिक्स थ्योरी मुझ पे अप्लाई होती है। मुझसे बोला गया कि भाई तुम नाराज हो, क्यों हो। मैंने कहा भाई लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो गया और मेरी ना यूटिलिटी कम हो रही है ना। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, तुम क्या चाहते हो। मैंने कहा जी महंगाई ना हो। मैंने कहा जी महंगाई ना हो। उन्होंने बोला जी ये पॉसिबल नहीं है, महंगाई नहीं हो, ये पॉसिबल नहीं है। मैंने चलो ठीक है, एक काम तो कर सकते हो। उन्होंने बोला मैं एक काम ही कर सकते हैं, आप पहले बता दो कि आप कितनी डिमांड करना चाहते हो। मैंने क्या करा, मैंने मार्शेलियन थ्रू, मैंने अपनी इनकम को कांस्टेंट रखकर अपनी वो डिमांड निकालनी जिन पे मैं खुश हूँ। गाइस ध्यान रखना, ये मेरी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने वाली डिमांड है। इनको मैंने खुद निकाला है। ये मतलब ये मेरी वो डिमांड है जहां पर मेरी यूटिलिटी मैक्सिमाइज है और मेरी बजट कांस्टेंट है, मेरी इनकम फिक्स है, ठीक है, मेरी इनकम फिक्स है और मेरी यूटिलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। फिर हिक्स ने बोला ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, आपकी यूटिलिटी डिसाइड करते हैं आपकी कंडीशन पर। आपकी कंडीशन है ना, आपने कहा ये ठीक है, एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम में आप प्राइसेस और इनकम कांस्टेंट मान लेना। मैंने ठीक है। अब किया क्या उन्होंने क्या करा, मेरी जो यूटिलिटी थी, जो एक्स और वाई ये थी, उन्होंने यहां पर ये वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, इन वैल्यूज को पुट कर दिया, ठीक है बेटा। अब जरा ध्यान से समझना, एक्स की जगह पे ये रखा उन्होंने, एक्स की जगह पे ये रख रहे हैं पूरा का पूरा, तो ये आया अल्फा एम अपॉन में अल्फा प्लस बीटा P1, एंड इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, अल्फा। राइट है, इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, अल्फा। सिमिलरली ये जो y है की पावर बीटा है, उसके जगह उन्होंने ये रख दिया वाली वैल्यू, ठीक है। ये हो गया बीटा m अपॉन में अल्फा प्लस बीटा P2 इसकी पावर बीटा, P2 एंड इसकी पावर क्या होगी, बीटा। क्लियर गाइस। अब मुझे एक छोटी सी चीज बताना, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं अपनी मर्जी से अपनी यूटिलिटी डिसाइड कर रहा हूं, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बोल दूंगा कि भाई प्राइसेस आर कांस्टेंट एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, क्योंकि मुझे अपनी यूटिलिटी निकालनी है, ठीक है, और मेरी इनकम कांस्टेंट है ना। मान लो 2012 में मेरे को अपनी यूटिलिटी देखनी थी, 2012 की मेरी यूटिलिटी कितनी है, तो उस टाइम के प्राइसेस, उस टाइम मेरी इनकम, ये आ गया। और अल्फाबेट गाइस वो तो कांस्टेंट होते ही हैं, तो कभी ये जो यूटिलिटी है कांस्टेंट आ गई, क्या हो गई है मेरी यूटिलिटी, ये कांस्टेंट यूटिलिटी आ गई। अब ये कांस्टेंट यूटिलिटी क्या शो करती है, पहली बात तो कांस्टेंट यूटिलिटी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। इसका मतलब आवर यूटिलिटी
इज अ फंक्शन ऑफ, मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, आवर यूटिलिटी विच इज कॉन्स्टेंट द फंक्शन ऑफ प्राइजेस एंड इनकम and all things are same constant, so that's why we can say that our utility is constant, और इसे हम कहते हैं IUF। इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ भी हो जाए, इन्फ्लेशन आ रहा है तो आने दो, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मेरी बात जहां तक आपको समझ में आ गई। अगला स्टेप, ये एक स्टेप था, पहले इसको नोट कर लो था आप लोग, ये एक स्टेप है। अगला स्टेप इसके बाद क्या है? अगला स्टेप क्या कहता है कि अगर मैंने गवर्नमेंट से बोला कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, आप मुझे 2012 वाली यूटिलिटी 2022 में दे दोगे, तो गवर्नमेंट ने बोला हो सकता है। आप अपनी यूटिलिटी 2012 के हिसाब से डिसाइड कर लो, उस टाइम की प्राइस, उस टाइम की इनकम मैंने कर ली, तो ठीक है, ओके। अब हम आपका खर्चा देखेंगे आज के प्राइस, हम आपका पहले आपने कर लिया ना, अब हम खर्चा देखेंगे आपके आज के प्राइस पर, आपके आज के प्राइस का खर्चा कितना है। ठीक है, पहले ओवरऑल समझ लेना, फिर वो खर्चा निकल के आ गया, फिर हम आपकी आज की इनकम देखेंगे कितनी है। मान लो आज मैं एम कमा रहा हूँ, ठीक है, वट एवर द इनकम, फिर उसका डिफरेंस होगा ना, वो आप हमसे ले लेना, वो आप हमसे ले लेना। ठीक है, वो किसी भी तरीके से ले लेना, वो ट्रांसफर इन कैश करके ले लेना या ट्रांसफर इन काइंड करके ले लेना। ठीक है बेटा, दो तरह के ट्रांसफर्स होते हैं, एक होता है ट्रांसफर इन कैश और एक होता है ट्रांसफर इन काइंड। ट्रांसफर इन काइंड का मतलब ये जो गवर्नमेंट हमें एलपीजी सिलेंडर देती है, ट्रांसफर कर रही है, काइंड कॉमोडिटी दे रही है, डीटीसी बस का किराया फ्री कर दिया या बिजली अप टू 200 फ्री कर दी, ये काइंड ट्रांसफर है। एक होता है कैश ट्रांसफर, कैश ट्रांसफर होता है पैसे दे देना लोगों को। अब मैं आपको छोटी सी चीज बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। हमारी इकोनॉमी में ना, हमारी इकोनॉमी के अंदर एलपीजी गैस को लेकर बहुत कंफ्यूजन हुई है, बहुत कंफ्यूजन हुई है। कभी गवर्नमेंट ने क्या करा है कि एलपीजी गैस के ऊपर सब्सिडी दे दी है, ठीक है, कुछ 800-900 का एलपीजी आता था मुझे याद है, उसके बाद तो शिफ्ट हो गया, तो अब तो पता नहीं, क्योंकि अब तो वो पाइपलाइन बिछी हुई है, तो अब तो बिल आता है एलपीजी का, मतलब वही गैस का बिल आता है। ठीक है, अब तो पता नहीं मेरे को, तो मुझे लेकिन याद इतना याद है 800-900 रुपए का एक बार आता था। ठीक है, फिर उसके बाद में 400 450 का हो गया, तो मैंने अपनी मदर से पूछा कि ये 800-900 का एकदम से आधा कैसे हो गया, तो उन्होंने बोला सब्सिडी थी। अच्छा, मेरी मदर भी इकोनॉमिक्स के टीचर है, ठीक है, इकोनॉमिक नॉलेज है उनको, तो जानती मुझे, मैंने अपनी मदर से सीखा सब कुछ। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के इकोनॉमिक्स थे, बहुत अच्छी उनकी इकोनॉमिक्स, काफी अच्छा उनका एनालाइजेशन होता है। ओके, तो उन्होंने बोला बेटा ऐसा है कि गवर्नमेंट ने पहले सब्सिडी देती थी, समझाया मुझे, मैं 10वीं 11वीं में था, सबकी बात बता रहा हूँ मैं आपको, गवर्नमेंट पहले सब्सिडी देती थी, और अब गवर्नमेंट जो है लोगों को पैसे भेज रही है उनके अकाउंट में। तो मैंने कहा तुम्हें अमीर गरीब मतलब हमें जरूरत है क्या, ये सबको भेज रही है, क्योंकि एलपीजी सब इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे अकाउंट में आते हैं। ठीक है, आ गए, कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट ने वही प्राइस कर दिया 800-900 वाला, जो भी प्राइस था हाई वाला। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा आपके, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, तो फिर मुझे सुनने में आया, बताया गया, या कुछ टाइम हो गया मैं खुद ही पढ़ा कि वो सब्सिडी नहीं आ, वो मतलब अब अकाउंट पे पैसे नहीं आते, गुड्स पे आ रहा है। तो सुनना, गवर्नमेंट कंफ्यूज हुई, दो बार कंफ्यूज हुई। पहले गवर्नमेंट को किसी ने बोला कि आप गरीब लोगों की मदद करो, गरीब वो भी है जिसके पास एलपीजी है, गरीब है वो, ठीक है, एलपीजी तो फ्यूल है, आप उसको प्रोवाइड करो, सो आप ना उस पर सब्सिडी दो। उसने दे दी, उन्होंने देनी स्टार्ट कर दी। तो किसी ने बोला कि अरे यार ऐसे क्यों कर रहे हो सब्सिडी, क्यों, क्योंकि अगर आपको गरीब को फायदा पहुंचाना है तो जरूरी नहीं कि गरीब गैस पे बना के खाना खा रहा हो, वो हो सकता है चूल्हे पे भी खा रहा हो, ये हो सकता है मतलब उतना इस्तेमाल नहीं कर रहा हो वो, तो अगर तुम फायदा पहुंचाना चाह रहे हो तो उसके पैसे दे दो। तो उन्हें कैश इन ट्रांसफर कर दिया अकाउंट में। फिर किसी ने बोला, इकोनॉमिक्स ने बोला कि अब तुम गलती कर रहे हो, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, जो तुम कैश भेज रहे हो वो 100% उस चीज पे खर्च नहीं कर रहे जिस पर्पज के लिए आप उनको पैसे दे रहे हो। मान लो गवर्नमेंट ने बोला कि आप इसको फ्यूल पे खर्च करो, केरोसिन पे खर्च करो, ठीक है, या एलपीजी पे खर्च करो, केरोसिन मतलब फ्यूल पे खर्च करो, तो गवर्नमेंट, लोग क्या कर रहे हैं उसको डिवाइड कर रहे हैं, कुछ अपने अलग कंजम्पशन कर रहे हैं, कुछ अलग कंजम्पशन कर रहे हैं, गलती कर रहे हो। फिर गवर्नमेंट ने फिर से ऐसा करना स्टार्ट कर दिया, अब एलपीजी पे सब्सिडी दे रही है। ध्यान रखना, गवर्नमेंट हमेशा कंफ्यूज होती है। द रीजन बिहाइंड, गवर्नमेंट को दिखता है ना कि हम हमेशा गलत होते हैं। अब ये बताओ, गवर्नमेंट ने हमें पैसे दिए हैं, या हमने चलो पैसे कमाए जनरली, हम मतलब मैं गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, गरीब आदमी है। मोस्ट ऑफ दी जो अल्कोहल शॉप्स होती है, ठीक है, शराब की दुकानें होती हैं, वहां पर आपको मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ द पीपल कौन मिलते हैं, रेडी वाले, रिक्शा वाले, ठेली वाले, थोड़े गरीब आदमी, जो आपको पहनावे से भी दिख जाएंगे। कभी देखा ऑडी मर्सिडीज में कोई उतर के आ रहा है
होता हो तो बहुत रेयर चांस होता होगा। द रीजन बिहाइंड, इन दुकानों पे अगर उन्होंने थोड़ा बहुत कमाया है गवर्नमेंट के थ्रू तो वो उधर लगा देंगे, समझ लो। सो दिस इज द दीज आर सम इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो हमें करने चाहिए हमेशा कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ कंफ्यूज होती है। अभी रिसेंट बजट आया था इंडिया का, काफी डिस्कशन हुए, कुछ इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने बदलाव करे, राइट। तो ये सब चीजें मैं डिस्कस करता हूँ अपने स्टूडेंट से, आपसे भी करूंगा जब जरूरत होगी। तो मेरी बेसिकली यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। नाउ नाउ अब गए आगे थोड़ा समझिएगा, आगे थोड़ा थोड़ा समझिएगा। मेरे को ना खर्चा निकालना है, मैं बताता हूँ क्या करूंगा, मैं स्टेप बताता हूँ आपको। मेरे पास है यू बार इज इक्वल टू, मैं ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ चीजों को, सिंप्लीफाई देखो कैसे। मैं एम को अलग कर लेता हूँ, एम को, तो देखो अल्फा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा की पावर अल्फा, एम की पावर अल्फा, P1 की पावर अल्फा। ये मैंने क्या करा है, हाँ जी मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा है, सिंप्लीफिकेशन कर दी है ना, सबको अलग अलग कर दिया। जैसे 6 की पावर 2 है, 2 इंटू 3 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है। ऐसा मैं कर सकता हूँ ना, आंसर हमेशा 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 सेम आएगा। मैंने वही करा है, ठीक है, मैंने यही करा है इसके अंदर। तो एक तो ये हो गया, फिर बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एंड इसकी पावर बीटा, फिर m की पावर बीटा अपॉन में P1 P2 की पावर बीटा, ठीक है। अब u बार तो ये रहा, मैंने क्या करा, अल्फा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा की होल पावर अल्फा और 1 अपॉन में P1 की पावर अल्फा, ठीक है। ऐसी बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा की होल पावर बीटा 1 अपॉन में P2 की पावर बीटा डॉट m की पावर अल्फा प्लस बीटा। ऐसा मैं कर सकता हूं। अब सबको पता होना चाहिए कि जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई में होती है तो उनके पावर का सम हो जाता है। जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई में होती है तो उनके पावर का सम हो जाता है, सम, ठीक है। उसके बाद में u बार ये रहा, ये अल्फा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा की पावर अल्फा, फिर बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा की होल पावर बीटा, 1 अपॉन में P1 की पावर अल्फा, P2 की पावर बीटा, ओके। एंड ये वैल्यू हो गई m की पावर अल्फा प्लस बीटा। अब m इज इक्वल टू कर रहा हूं मैं इसको, m इज इक्वल टू, m इज इक्वल टू कर रहा हूं, तो क्या होगा, सब कुछ वहां चला जाएगा, तो यहां आएगा u बार अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा की पावर अल्फा डॉट अल्फा प्लस बीटा अपॉन में बीटा की पावर बीटा डॉट P1 की पावर अल्फा डॉट P2 की पावर बीटा। एम आई राइट हियर? कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, सब सही है। एंड आपको बात पता होनी चाहिए कि आपको बात पता होनी चाहिए कि जब पावर इज इक्वल टू की तरफ जाती है, जैसे पावर अल्फा प्लस बीटा है, तो जब ये इज इक्वल टू की तरफ जाएगी ना तो ये 1 अपॉन में हो जाएगी। जब ये पावर इज इक्वल टू की तरफ जाएगी तो वो 1 अपॉन में हो जाएगी, यानी जो m की पावर अल्फा प्लस बीटा थी अब वो इसकी होल पावर 1 अपॉन में अल्फा प्लस बीटा हो जाएगी, इसकी होल पावर 1 अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने थोड़ा ज्यादा आगे लिख दिया, मैं क्योंकि मुझे भी दिख रहा है, तो मैं इसको एक इधर और लिख देता हूँ, ठीक है। मैं वो जो वैल्यू लिखी ना मैंने उसके इधर और लिख देता हूँ जिससे कि आपको दिखेगा, तरफ लिख दिया। इधर मैं दोबारा लिख रहा हूँ, m इज इक्वल्स टू u बार अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा की पावर अल्फा, फिर अल्फा प्लस बीटा अपॉन में बीटा टू द पावर बीटा, ठीक है। फिर P1 की पावर अल्फा, P2 की पावर बीटा एंड कंप्लीट इसकी पावर 1 अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, राइट। आप शायद एक बात समझ पा रहे होंगे, जो m है, दिस बेसिकली m इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, prices and constant utility. Now this m is a function of what, prices and constant utility, ठीक है। ये constant utility क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज एन एक्सपेंडिचर, ध्यान ना, नाउ दिस इज नॉट माय इनकम, नाउ दिस इज माय एक्सपेंडिचर, which suggests that कि whatever the inflation in the economy आपको अपनी यूटिलिटी कांस्टेंट रखनी है,
ठीक है। एंड दिस इज द एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट मेंटेन करेगी। अब गवर्नमेंट है इसकी जिम्मेदार। अगर मेरा खर्चा, अब जो मेरे पे इनकम बढ़ गई, देखो ये एन इज इक्वल टू हो गया, मतलब इज इक्वल टू में इनकम नहीं है। गवर्नमेंट कहते हैं अगर आपका खर्चा 1 लाख रुपए महीने का है और आपकी इनकम हो ना हो, आपको 1 लाख रुपए महीने की चीज हो जाएंगी। ठीक है। अब एक छोटी सी एग्जांपल सोचो, छोटा एग्जांपल सोचो, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, मैं गवर्नमेंट जॉब की बात बता रहा हूँ, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, और एक हमारा नॉर्मल एक एसएससी वाला या जनरल एक हमारा क्लरिकल जॉब है, और एक हमारे सिविल सर्वेंट है। अब दोनों की जब सैलरी होती है, क्योंकि हम सिविल सर्विस की सैलरी को बहुत ज्यादा देखते हैं, कभी यूट्यूब पे गूगल पे देखना उनकी सैलरी कैसे होती है। उनकी सैलरी मल्टीपल पार्ट में डिवाइडेड होती है। उनके अलाउंसेस भी होती है, एक तो होती है उनकी मेन पे होता है, ठीक है, बेसिक पे जो भी होता है, पे स्केल हो गया, फिर उनकी अलाउंसेस होते हैं, फिर उनका मेडिकल चार्जेस होता है, फिर उनका रहने का खर्चा होता है, उनके मोबाइल का खर्चा होता है। ये तो क्या हर गवर्नमेंट सर्वेंट का होता है, ठीक ठाक पोस्ट वालों का। तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट की ना वो देखना, जो इनकम डिवीजन होती है, इनकम का डिवाइड पार्ट होता है, उसमें आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। वो क्या है, वो गवर्नमेंट ने कहा है कि आप जितना कमा रहे हो ना, जो भी हम आपको पैसे दे रहे हैं, वो आपके खर्चों के हिसाब से दे रहे हैं। आपकी यूटिलिटी इतनी होनी चाहिए। अब सिविल सिविल सर्वेंट के लिए कार भी ड्राइवर होना चाहिए, है ना, तो वो देते हैं, सिक्योरिटी होनी चाहिए, वो देते हैं, वो सारा खर्च गवर्नमेंट करवाती है। ठीक है। तो दिस इज बेसिकली दिस इज दी एक्सपेंडिचर। नाउ नाउ ये मेरा एक्सपेंडिचर है, ये मेरी इनकम है। वट एवर द इनकम मैंने जो कमाई है, इसको जो डिफरेंस होगा वो सब्सिडी होगा, सब्सिडाई या सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि भाई वो कॉमोडिटीज पर है। सब्सिडी का मतलब मैं आपको इसको बोलने में कहते हैं सब्सिडाइज करना, या आप कह सकते हो इसको ट्रांसफर करना। ठीक है, ट्रांसफर टू पुअर पीपल, ट्रांसफर टू कंज्यूमर्स। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, ट्रांसफर दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव ट्रांसफर है, पॉजिटिव ट्रांसफर टू कंज्यूमर, दैट इज सब्सिडी। ठीक है, ट्रांसफर कह सकते हैं नेगेटिव, दैट इज टैक्स। भाई कोई अमीर है, ठीक है, वो ज्यादा कमा रहा है, खर्चे उसके कम है, कमाई ज्यादा है, तो उसका जो डिफरेंस है वो ट्रांसफर होगा, बट वो नेगेटिव ट्रांसफर होगा। ठीक है, गवर्नमेंट उससे मंगवाएगी पैसा। सो गाइस दिस इज द होल स्टोरी, इस कंसेप्ट। ठीक है, तो ये हिग्स की थ्योरी है गाइस, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप हिग्स की बात करो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिग्स हमेशा बहुत ठीक ठाक बातें करते हैं। ठीक है, यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? बढ़िया से, बिंदास से। मैं जब आपको अलाउ कर रहा हूँ बोलने के लिए, जैसे आप अलाउड हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट तो नहीं है आपको। ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हो गाइस, लिख के पूछ सकते हो या बोल के पूछ सकते हो, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? हाँ जी गाइस, कोई डाउट वगैरह यहां तक आप लोगों को? एनीवन एल्स, कोई डाउट? हाँ जी, कोई डाउट बेटा? चलिए, शायद नहीं है कोई डाउट। ठीक है, ठीक है गाइस, ये मेरी हो गई। ध्यान रखना, दिस इज नोन एज मिनिमम एक्सपेंडिचर, दिस इज नोन एज मिनिमम एक्सपेंडिचर, दिस इज नोन एज मिनिमम एक्सपेंडिचर। ठीक है, so P1 P2 और U बार, दिस इज नोन एज मिनिमम एक्सपेंडिचर। ठीक है, नाउ अब एक चीज समझना, एक चीज जरा ध्यान से देखिए, ये इज इक्वल टू है, मैंने एक बात बोली थी कि ये वो है जो गवर्नमेंट की नजरों में गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है। अब देखो बेनिफिट, अब मुझे बताओ, अगर प्राइजेस बढ़ते हैं तो इज इक्वल टू में प्राइजेस के साथ न्यूमिनेटर में है। अगर प्राइस बढ़ता है तो इसका मतलब मेरा खर्चा बढ़ रहा है। अगर प्राइस बढ़ता है तो मेरा खर्चा बढ़ रहा है, पर मेरा खर्चा बढ़ने की वजह से भी मेरी यूटिलिटी अफेक्ट नहीं हो रही। अगर मेरा प्राइस बढ़ रहा है तो मेरा खर्चा बढ़ रहा है, और खर्चा बढ़ने की वजह से भी मेरी यूटिलिटी अफेक्ट नहीं होती। इसका मतलब जो मिनिमम एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है बच्चा? मिनिमम एक्सपेंडिचर ऑलवेज ऑलवेज इंक्रीजिंग प्राइसेस होता है। ठीक है, तो ये क्या पूरी स्टोरी थी हमारी। इनके सेकंड क्लास में मैंने डिस्कस कर लिया। बस फर्क क्या था कि मैंने उनको थोड़ा ब्रेक ज्यादा दे दिया था, आपको ब्रेक मैंने थोड़ा कम दिया, इनफैक्ट ब्रेक दिया ही नहीं है। ठीक है, जिन्होंने खुद ब्रेक लिया होगा वो ले लिया होगा। अभी आपको कमिंग क्लास को होमवर्क रखना पड़ेगा। ठीक है, होमवर्क आपका रहेगा चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम स्नाइडर एंड निकोलसन। ठीक है,
या पढ़ना। और जो लोगों ने ज्वाइनिंग ले ली है, अब में से कुछ लोग हैं मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, जो लोग ज्वाइंट है ऑलरेडी, जो लोग ज्वाइंट है ऑलरेडी, बेटा वो प्लीज अपने पोर्टल पे से, उनका पोर्टल है वहां पे मुझसे पूछ ले, वहां पे एक असाइनमेंट है, बहुत बेसिक है, कंज्यूमर थ्योरी पढ़ी है, बहुत बेसिक से जितनी मैंने बात करी है उनसे रिलेटेड है, ठीक है। एक्चुअली है कि जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं हम उनको पोर्टल देते जा रहे हैं, पोर्टल पोर्टल में आपको मैंने बताया है पूरा का पूरा, एक तो पिछले साल का पूरा बैच है, कोई टॉपिक अगर आपको थोड़ा जल्दी पढ़ना है तो आप पढ़ भी सकते हो, पूरा बैच है, उसमें आपको मॉक टेस्ट है, सारी यूनिवर्सिटीज के असाइनमेंट्स हैं, नोट्स हैं एंड बुक्स हैं, जो नॉर्मल बाहर पेड है, ऑनलाइन ही पेड है, वो सब कुछ है। मतलब जो लोगों ने ज्वाइन कर लिया है उनको सब कुछ मिल रहा होगा, तो जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है मुझे मैसेज करके मुझे बता दें, मैं उनको बता दूंगा कि बेटा ये असाइनमेंट यहाँ पर आपको स्टडी करना है, ठीक है। इसके अलावा किसी को कोई और डाउट है, आप मुझे बेटा व्हाट्सएप भी कर सकते हो और अभी ही पूछ सकते हो। एनीवन एल्स, कोई डाउट किसी को? हाँ जी बेटा, को लिख के बता दो, ये लिख दो, नोट नो डाउट सर। प्रणय, राधिका, भूमिका, आदित्य, ईशिका, एनीवन एनीवन? चलिए, नो डाउट सर, अरे वाह, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर अब मैं आपको बता देता हूं, मंडे आपकी क्लास सुधीर सर के साथ है, शॉर्ट में बता दो, मंडे सुधीर सर के साथ है 12 बजे, 12 से 3, 12 to 3 PM, ठीक है। वो क्लास लेंगे जूम पर, ठीक है, वो जूम पर क्लास लेते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, मैं भी जो पेड बैच मतलब पेड का मतलब जो, अब देखो अभी सुधीर सर के डेमोज हो जाएंगे, उसके बाद हम दोनों जूम ऐप पर क्लास लेंगे आपकी, लाइव एंड ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों को जूम ऐप पर लेंगे, ठीक है। तो जूम के अंदर ज्यादा फीचर्स होते हैं, ज्यादा क्लैरिटी होती है। ये मेरे एक पोर्टल है जिसमें मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, इससे कई गुना ज्यादा अच्छा जूम है, ठीक है। तो वहां पर हम सारे पेड क्लासेस लेते हैं। तो आप 2 क्लासेस आपकी सुजीत सर के साथ हैं, उसके बाद क्या आप प्लीज कंफर्म कर दो, ठीक है। फिर हम लोग आपको एक पूरा शेड्यूल भेज देंगे, जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया उनको पूरा शेड्यूल भेज चुके हैं, पूरा शेड्यूल भेज देंगे कि कैसे क्लासेस आपकी कब कब होगी। 3 से 4 क्लासेस आपकी हमारे साथ होंगी, 3 से 4 में 2 सुधीर सर की हैं और 2 मेरी हैं। वो कभी कभी किसी की कम हो सकती है, बट 2 तो आप पक्का मान के चलो होगी डेफिनेटली, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग चीजें रहेंगी। और आप में से कोई किसी का टॉपिक वीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बता सकते हो, फिर हम उन लोगों को अलग से ट्रीट करेंगे कुछ चीजों में, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, अगर आपको कोई डाउट तो बेटा मिलते हैं आगे नेक्स्ट सेशंस में, ठीक है, मंडे मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।